Hello everyone, welcome to Yapedia and this is Shubha. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL for the position of JEO. And if you really want to be a part of HPCL, the very first step is to crack your CBT. CBT में एक मार्क मैटर करता है एंड हेयर आई हैव गिवन यू मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कि आप अपने वर्बल पार्ट में 17 आउट ऑफ 17 कैसे ला सकते हैं. इजी टू मॉडरेट है पेपर लेवल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया है 2025 में. आपको कुछ मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी दिया था जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजिक वाइज 12 टॉपिक्स बताए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. वही टॉपिक्स को टारगेट करो. हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यू नीड टू डू सम स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, आई होप यू हैव ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. उसमें वी एवरीडे शेयर सम कंटेंट विद यू ताकि आपका रेगुलराइज हो सके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सके, तो आप अप टू डेट रहे. और साथ ही साथ आप कोशिश करा करो एवरीडे उसको करने की. द रीजन इज द कॉम्पिटिशन इज देयर एंड हाउ इजिली यू आर एबल टू क्रैक इन दैट कॉम्पिटिशन, दैट मैटर्स. सेकेंड स्टेप है जो आपको PYQ का अभी भी, दिस इज अ मैराथन वीडियो वेयर आई विल बी सॉल्विंग ऑल द PYQs. व्हाट आई हैव डिवाइडेड इज, ये पार्ट वाइज आपको टॉपिक्स दिखेंगे, एक एक करके हम टॉपिक पे जाएंगे. उस टॉपिक से जितने भी PYQs हैं हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ, रूल्स के साथ. तो हम ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. फिर भी कोई डाउट आता है जस्ट ड्रॉप अप इन द कमेंट सेक्शन. थर्ड, लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है. लेक्चर्स को प्लीज सुनो क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाया गया है फ्रॉम द वेरी ऑब्वियस दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर हम कैसे जम्बल्ड RCs तक पहुँचे हैं. ईच एंड एवरी थिंग मैटर्स टू यू. सो या दिस इज अ सेट. तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. सेकेंड, वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज सारे PYQs वन गो में हो रहे हैं. साथ साथ में अपने आंसर्स बनाने की कोशिश करना, ट्राई करना कि आपके कितने मार्क्स आते हैं. थर्ड, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप करना कि कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा, यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक, वो बताना मुझे. फोर्थ, आप लेक्चर्स को देखो अच्छे से. लेक्चर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किए जाते हैं और हम डिटेल में जाएंगे, तो वो भी चीज़ हो गई. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली रखो, दैट इज रेगुलर करो. वोकैबुलरी रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ ली, ज़्यादा वो नहीं करना कि सिर्फ वोकैबुलरी के पीछे भागना है. टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो. ये स्ट्रैटेजी को देखो कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. रेपिटेटिवली अगर आप देखोगे तो RC हमेशा पूछी जाती है आपको. और अगर मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जो आपके केस में आ जाता है जैसे स्पेलिंग्स भी हैं, वन वर्ड है, सिनोनिम है, इडियम्स है, जम्बल्ड है, ये चीज़ें आपको पूछी ही जाती हैं. जम्बल्ड और RC तो ऐसा है जो मैं हर पेपर के लिए, ऑफिसर के लिए भी मेंशन करती हूँ और इसके लिए भी, कि दे डोंट स्किप एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो फेवरेट है HPCL के, वो हमें मिस नहीं करने हैं. RCs की जनरल स्ट्रैटेजी है वो हमने अलग से वीडियोज़ में शेयर किया है. जम्बल्ड की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं बनाने की क्योंकि बहुत टाइम लगा देते हो आप लोग, टाइम मैनेजमेंट करना सीखा है, तो वो दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, वो ज़रूर देखना. बाकी ये टॉपिक्स हैं, अभी डिस्कस करते हैं हम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर गाइस. सो अल्टीमेट एम इज वी नीड टू क्रैक 17 out of 17 and it's going to be a detailed PYQ analysis of year 2025 in one go. All the best, let's start. Now the very first question जो हमारे पास है, I have given the answers in detail at the down. तो documentation आपको पैनल पे मिल जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल. अब पहले क्वेश्चन को पढ़ो. क्या है हमारे पास? हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट? मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? लंबी सी लाइन दी गई है, उसके बेसिस पे एक हमें प्रोमिनेंट आंसर देना है, ठीक है? आई लव टू ट्रेवल but I hate going to Adam's house as the journey is excessively long and exhausting. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है लेकिन मुझे एडम के घर जाना पसंद नहीं है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, बहुत टाइम लग जाता है, मैं थक जाता हूँ. वेरी ऑब्वियस. अब इसको क्या बोलते हैं जब बहुत जर्नी लंबी है, बहुत थक जाते हैं? देखो, हर टर्म को समझने की कोशिश करना. दिस इज नॉट कि आपको यही देखना है, नो, दिस इज नॉट, दिस इज वन पार्ट. व्हाई आई एम हेयर फॉर यू राइट नाउ, ताकि हम एक एक वर्ड को डिटेल में समझ सके. देखो, पहला आ जाता है टैक्सीडर्मी. टैक्सीडर्मी होता है जब मैं कहती हूँ कोई भी डेड एनिमल की स्किन होती है ना, अगर मैं किसी भी डेड एनिमल स्किन को प्रिजर्व कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सीडर्मी. डर्मा स्किन से आ जाता है. किसी डेड एनिमल की स्किन को जब हम प्रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सीडर्मी. देखो, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि हम स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे बहुत ज़्यादा ऑफिसर के बेसिस पे भी यही था, इन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं और रिपीट होते हैं. तो डोंट मिस ईच एंड एवरी वर्ड, याद होना चाहिए. टैक्सीडर्मी, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग द डेड स्किन ऑफ द एनिमल्स. सेकेंड आ जाता है टेम्पटिंग.
अगर आप बैठे हैं और आपको कोई केक की स्लाइस आ रही है या बहुत अच्छी कोई खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो दैट इज एंटाइसिंग, दैट इज अट्रैक्टिंग यू। तो वो हो जाता है टेम्प्ट करना, मतलब कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए जब आप कहीं बार क्रॉस करते हो किसी बेकरी से कुछ भी, तो ये से ओ ये कितने अच्छे लग रहे हैं, डिलीशियस लग रहे हैं, टेम्प्ट कर रहे हैं, आप उनकी तरफ एंटाइस हो जाते हो, उसकी तरफ एक्साइटेड हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पटिंग। थर्ड आ जाता है आपके पास टॉडलर। टॉडलर का आपका मतलब पता है, दैट इज वेरी यंग चाइल्ड को हम टॉडलर बोल देते हैं। और टीडियस आ जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, दैट इज एक्सट्रीमली लॉन्ग प्लस टायरिंग आ गया। तो ये रहे हमारे चारों वर्ड्स के मीनिंग। और हमारा क्या आ गया, जो लॉन्ग है और बहुत एग्जॉस्टिंग है, दैट इज टीडियस इज अ राइट आंसर। लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शंस में आंसर भी दिया है। टीडियस मीन्स लॉन्ग, टायरिंग, बोरिंग, मोनोटोनस, especially when something takes a long time and is very exhausting. So yeah, the journey is excessively long and exhausting. तो ये क्या आ गया, tedious आ गया। सेकेंड इसमें भी आपको दिया हुआ है टेक्सिडर्मी, एनिमल स्किन को प्रिजर्व करना। टॉडलर अगर आप यंग चाइल्ड की बात करते हैं। टेम्पटिंग कोई अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। सेकेंड मूव करते हैं क्वेश्चन, अगेन इसी में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी को फोकस कर रहे हैं। तो सभी में वो आ जाएगा जब आपको लंबे सेंटेंसेस को शॉर्टन में करना है। Dr. Galler gave a detailed, interesting and engaging lecture on Jurassic Park. अब किसी ने पढ़ाया है हमें और उन्होंने बहुत लंबा, बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा सुन रहे थे इंटरेस्ट के साथ, वो सा लेक्चर दिया। उस लेक्चर को हम क्या बोलेंगे, देखो फैसिनेटिंग पहला वर्ड है। फैसिनेटिंग का मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है उसे हम फैसिनेटिंग बोल देते हैं। फैंसी क्या आ जाता है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कोई चीज़ है, कोई घर है, बहुत फैंसी है, बहुत डेकोरेट किया गया है, तो ज़्यादा हम किसी चीज़ को डेकोर कर देते हैं, उससे हम क्या बोल देते हैं, फैंसी बोल देते हैं। थर्ड आ जाता है जैसे हम फ्लारी बोलते हैं। फ्लारी का मतलब सिर्फ फ्लावर नहीं आता है। अगर आप कभी भी कोई नॉवल पढ़ते हैं, शेक्सपियर की पढ़ते हैं, कोई भी एक लिटरेचर के पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे यार उन्होंने बहुत हाई लैंग्वेज, बहुत अच्छी चीज़ें, उनका वर्बॉस, उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। आप शशि थरूर की बात कीजिए, ही द पर्सन स्पीक्स लाइक, बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल लेमैन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यू से एज फ्लॉरी। मतलब अगर मैं कोई लैंग्वेज यूज करती हूँ जो बहुत ज़्यादा इलैबोरेट है, ऑर्नामेंटल है, हमारी लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए अगर मैं हैवी वर्ड्स यूज करके बात कर रही हूँ, दैट इज फ्लॉरी इन नेचर, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शो केस वॉट आई नो टिल नाउ। तो अभी मेरे को वो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ वेरी लेमैन थिंग, हमें समझना है ज़्यादा। तो उसी तरह से आपको फ्लॉरी का बस मतलब पता होना चाहिए। ऑर्नामेंटल, कुछ दिखाना, इस तरह से कुछ फैंसी होना, दैट इज फ्लॉरी। लास्ट आ जाता है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब क्या आ जाता है, जो चीज़ अगर आप बोलते हैं ना कॉमेडी से रिलेटेड होते हैं, फार्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस होता है, एब्सर्ड होता है, उसे हम फार्सिकल बोलते हैं। कॉमिकल होता है इन इजी लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज फार्सिकल। अब ये कॉमिकल आ गया, ये डेकोरेटिव आ गया, ये फ्लारी आ गया, बहुत हाई लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं बताया ना। What they told us, fascinating is a right word. Fascinating का मतलब भी यही होता है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ है, charming है, interesting है, engaging है, उसी का मतलब होता है fascinating. I hope the second is also clear. आपको डिटेल में आंसर दिया गया है। फैसिनेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई चीज़ कैप्टिवेटिंग है, और आपको सेंटेंस में भी है कि जो फैंसी है, एक एलैबोरेटिव करना, डेकोरेटिव करना, डेकोर करना, दैट इज फैंसी। फ्लारी ओवरली इलैबोरेट या कोई ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज करना, फ्लारी आ जाता है। फार्सिकल एब्सर्ड, रिडिकुलस, कॉमिकल, कॉमेडी से रिलेटेड, वो फार्सिकल आ जाता है। थर्ड आ जाता है आपका क्वेश्चन, आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी माया बिगैन एक्सपीरियंसिंग फियर ऑफ हर सराउंडिंग्स। अब जैसे ही नई सिटी में गई, माया को जो अपने आसपास में जो उसके घर के साइड्स पे थे, उससे डर लगने लगा। द अनफैमिलियर लेआउट, एक तो कोई भी उसके आसपास वाले लोग जानते नहीं थे, बहुत स्ट्रेंज नॉइसेस हैं, एब्सेंस है फैमिलियर फेसेस का, इससे उसे क्या लगने लगा, बहुत ही ज़्यादा अनईजी, और वो एंग्शियस होने लगी कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। अब जो आ जाता है फियर, कि जब बंदे को अपने ही सराउंडिंग्स के साथ, अपने ही वहाँ के लोगों के साथ फियर होना शुरू होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, वो हमें देखना है। ऑप्शंस है जीनो, एको, एरो और हाइड्रो। आप लोगों को पता है हाइड्रो क्या आ जाता है, वाटर का आ जाता है। जब किसी पर्सन को पानी से डर होता है ना, जब उसको एक पर्सन को अगर हम बोलते हैं रेबिस हो जाए, तो उसे पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पानी की बात नहीं है, ये कैंसिल हो गया।
एरोफोबिया क्या आ जाता है, कई लोगों को एयर ट्रैवल से डर लगना शुरू हो जाता है। अभी रिसेंटली जब एयरक्राफ्ट हुआ, मतलब दैट एयर क्रैश का हुआ, हमारे पास इंसिडेंट आया, बहुत नेगेटिव इंसिडेंट्स, तो जब आप दोबारा एयर ट्रैवल में बैठते हो आपको कई बार एरोफोबिया कि डर लगता है यार कि कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज एरोफोबिया। फोबिया का मतलब डर होता है, एरो एयर आ गया, हाइड्रो वाटर आ गया, तो इस तरह से आ गया हमारा, ये भी हमारा लिंक नहीं है। जो आ जाता है जीनोफोबिया, ये होता है जब आपको बाहर के स्ट्रेंजर्स या फॉरेनर्स से डर लगता है, कोई बाहर की पर्सनालिटी से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोफोबिया। एक्स से है जीनोफोबिया। और जो एकोफोबिया होता है ना, वो होता है जब आपको अपनी ही सराउंडिंग से, अपने ही घर से वो हमें डर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज आपका इकोफोबिया। मतलब एकोफोबिया क्या आ जाएगा, आपकी सराउंडिंग से हो गया, आपके होम से हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एकोफोबिया आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारे होम या उसकी सराउंडिंग से डर क्या आ गया, एकोफोबिया। हमारा स्ट्रेंजर से डर क्या आ गया, जीनो। एयर ट्रैवल से डर आ गया, एरो। और पानी से डर आ गया, हाइड्रो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन रीड इट। डोंट फॉरगेट कि डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड करना, ये मैं आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजती रहती हूँ, इसको प्लीज देख लेना अच्छे से, ताकि आपको आंसर्स बहुत अच्छे से रिवाइज और रिवाइव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक आया था कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ध्यान से पढ़ो इसको। एक मिथिकल बर्ड की बात हो रही है। इट इज अ मिथिकल बर्ड फाउंड इन एशियन माइथोलॉजी, स्पेशली इन इजिप्टियन, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस। एक मिथिकल वर्ड है, पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, एक मिथ है हमारे लिए। इट इज सेड टू लिव फॉर सेवरल 100 years, कि बहुत ज्यादा साल जीता है, बिफोर बर्स्टिंग इनटू फ्लेम्स, वो एंड में फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाता है, एंड बीइंग रिबॉर्न फ्रॉम इट्स ओन एशेस। और जब वो मर जाता है तो एशेस आते हैं, और एशेस से वो दोबारा पैदा भी हो जाता है। इट सिम्बलाइजेज इमोर्टैलिटी, कभी खत्म नहीं होगा, रिन्यूअल, बार बार रिन्यू होता रहेगा, एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ। In modern usage, it often represents a person or thing that makes a strong comeback after destruction or failure. कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक बना लेता है ना, जिसकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हों और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक कर लिया उस पर्सन ने, उसे भी हम वही कहते हैं, उस बर्ड से हम रिलेट करते हैं। वैसे उस वर्ड का मतलब इट इज़ लाइक वी सिम्बलाइज एज सच पर्सन एज फेनिक्स इन नेचर, PHOENIX, ये याद कर लेना। दिस इज द राइट आंसर। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द वन हु फ्लेम्स, एशेज में मिल जाता है, एशेज से दोबारा बन जाता है, रिबॉर्न हो जाता है। ये आ जाता है आपके पास फोनिक्स के लिए। जो आपके पास बाकी हैं, अब बैसिलिस है, ड्राइफन है, कैमेरा है, वो भी एक बारी वर्ड रीड करने हैं। एक बार इसको यहाँ से पढ़ो, दैट इज, आपको मैं एक बार ब्रीफ में समझाती हूँ हर वर्ड। जो आ जाता है बैसिलिस्क, देखो बैसिलिस्क का क्या आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप बोलते हैं ना जो इट इज़ नॉट इन रियल, अगर आप बोलोगे उसको कि रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये सारे मिथिकल आ जाते हैं। जैसे सांपो में अगर मैं बोलती हूँ ना, किंग ऑफ सर्पेंट्स आ जाता है, उसकी गेज ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसे बैसिलिस्क बोलते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लेजेंडरी सर्पेंट और रेप्टाइल हुज गेज कुड किल, आप इसको किंग ऑफ सर्पेंट्स बोल सकते हैं, जिसकी गेज आपको मार सकती है, दैट इज कॉल्ड एज बैसिलिस्क। ठीक है, बैसिलिस्क ऐसे याद कर लो। जो चिमैरा आ जाता है, कैमेरा दैट इज योर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। अब ये मल्टीपल एनिमल्स का मिक्सचर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चिमैरा, दैट इज मॉन्स्ट्रेंस होता है, फायर ब्रीदिंग होता है। हम मतलब ये सारे ही मिथोलॉजिकल अप्रोच पे हैं। जैसे ये आ जाएगा, हेड ऑफ लायन है और आपके विंग्स आ गए ईगल वाले, यहाँ पे आपको मेंशन भी है। इसकी बॉडी है लायन वाली, हेड और विंग्स ईगल वाले हैं। चिमैरा में क्या आ जाता है, डिफरेंट पार्ट्स है, लायन का है, गॉड का है, सर्पेंट का है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स है। मतलब आपको बेसिक टेंडेंसी याद करनी है। फेनिक्स में जो फ्लैशेस में दोबारा मिल जाता है, बैसिलिस्क सर्पेंट वाला आ जाता है जिसकी गेज कत्ल कर सकती है आपका। चिमैरा आ जाता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल से आ जाता है, और ग्राइफन क्या आ जाता है जो लायन और ईगल का मिक्सचर आ गया। तो थोड़ा इसको बस याद कर लो, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, अगला आ जाता है आपके पास फिफ्थ, अ पर्सन हु बिहेव्स इन मॉरली अनप्रिंसिपल्ड और विकेड मैनर। जो पर्सन है बहुत तेजी के साथ, मतलब अनप्रिंसिपल होता है, जो प्रॉपर मॉरल्स और प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ नहीं जीता है। और विकेड मतलब होता है चालाकी खेलने की कोशिश करता है। ऑफन शोइंग नो रिमोर्स फॉर देयर एक्शंस, जो भी वो एक्शंस करते हैं उसके लिए कोई रिमोर्स नहीं है, कोई दुख नहीं है। द टर्म इज यूजली यूज विद डिसअप्रूवल, जो डिसअप्रूवल के साथ भरा हुआ है, बट कैन ऑल्सो बी यूज ह्यूमरसली। लेकिन
फनी वे भी हम यूज कर सकते हैं किसी को शेमलेस कहने के लिए, मिस्चीवियस कहने के लिए, और रिलीजियस कंटेक्स्ट में तो हम बोल देते हैं कि वो पर्सन जिसको भगवान ने ही त्याग दिया है, कि उसको कभी माफी नहीं मिल सकती है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं कि दैट इज अ पर्सन शेमलेस, वो रिलीजन वाइज चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, रेवोल्यूशनरी अप्रोच रखता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम एक एक वर्ड को रीड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब यही होता है जो हमारे सपोज करो बिलीफ हैं किसी रिलीजन को लेकर, कोई भी बिलीफ है, मैं उसको डिसअप्रूव करती हूँ कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, दैट इज हेरेटिक इन नेचर, राइट। जो एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स हैं, एक्सेप्टेड बिलीव्स हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, दैट इज हेरेटिक। आपके पास नेक्स्ट आ जाता है स्टॉलिड। स्टॉलिड का मतलब क्या हो जाता है, जो बहुत काम सा पर्सन होता है ना, मतलब वेरी काम एंड कंपोज टाइप ऑफ पर्सन, जिसको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें एक्साइट नहीं करती हैं, दैट इज स्टॉलिड इन नेचर। जैसे कुछ भी है, एक स्टोन फेस रिएक्शन है, ज़्यादा चेंजेस ना लाना, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉलिड। थर्ड आ जाता है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब क्या आ जाता है, जिसमें आप बोलते हैं दैट इज जब आप किसी पर्सन को बोलते हैं जो मॉरली सही नहीं है, ठीक है, कि इसके मॉरल वैल्यूज अच्छे नहीं है, ये मॉरली ही पर्सन गलत कामों में ही घुसा हुआ है, तो हम इस तरह से जब किसी पर्सन को कन्वे करते हैं दैट ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन, ही इज़ ऑलवेज इन अ बैड थिंग्स, रिलीजन में भी एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत शेमलेस क्रिएचर है, उसे हम रेप्रोबेट बोलते हैं, रेप्रोबेट। एंड द नेक्स्ट वर्ड कम्स इज एपोस्टेट। एपोस्टेट होता है, देखो आपने अभी तक रिलीजन में कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, दैट इज कॉल्ड एज थीस्ट होता है, भगवान में मानने वाला, थीस्ट होता है नहीं मानने वाला, उसमें और भी बहुत टर्म्स आती हैं रिलीजन में, जैसे आपका डाइज्म आता है, साइंस को रिलेशन में आ जाता है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप रिलीजन में पढ़ते हैं। उसी तरह से एक वर्ड होता है एपोस्टेट, ठीक है। एपोस्टेट में क्या होता है, आप जो करंट आपके रिलीजन है, बिलीव्स हैं, आप उसको त्याग देते हैं, आपको नहीं मानते हैं, अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्टेट। तो आपके पास ये 4 वर्ड्स थे। हेरेटिक है जो रिलीजन वाइज या कोई डॉक्ट्राइन्स हैं, कोई टीचिंग्स हैं, रिलीजन की एक्सेप्ट नहीं करता है। स्टॉलिड जो बहुत काम पर्सन होता है। एपोस्टेट जो किसी रिलीजन के बिलीव्स को छोड़ देता है पीछे, और रेप्रोबेट जो बहुत ज़्यादा एक पर्सन है जो बातें नहीं सुनता है, शेमलेस है क्रिएचर, दैट इज कॉल्ड एज रेप्रोबेट। नेक्स्ट आ जाता है 6 वाला, उसमें भी आपको अब ईडियम आपको फिलअप करना है, ठीक है। इट इज ईडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस। ईडियम में भी आप मान सकते हैं इसको एज अ ईडियम, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन आ गया कि फ्रेज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब है हर इनएबिलिटी टू डेलीगेट टास्क एफिशिएंटली वाज हर वीक पॉइंट। अब ये वीक पॉइंट पे है, ये क्वेश्चन था आपको कि वीक पॉइंट को क्या बोलते हैं। हर पर्सन के अंदर कुछ कमी होती है, डिस्पाइट हर ओवरऑल स्ट्रेंथ्स होल्डिंग बैक टू द प्रोग्रेस ऑफ करियर। और वही चीज़ है कि वो अपना काम दूसरों को नहीं दे सकती है। कई बार होता है ना, आप अपना काम खुद करके ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, पर्टिकुलरली मदर्स को। दे ऑलवेज फील सेटिस्फाइड कि मैं खुद काम करूंगी तो सेटिस्फाइड हूँ, कोई और काम करेगा तो आर नेवर सेटिस्फाइड। तो ये क्या आ जाता है, हर एक की कुछ ना कुछ वीकनेस है। आपकी खाना खानी वीकनेस होती है, ना पढ़ना वीकनेस हो सकती है, बाकी सब कुछ अच्छा है, इसमें पढ़ता नहीं है ये, तो दैट इज अ वीकनेस व्हिच अ पर्सन पोजेस। अब वो वीक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, देखो अलादीन्स केव होता है जब हमें वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अलादीन केव। मतलब प्लेस जो है वो भरी हुई है कुछ बहुत वैल्यूएबल थिंग्स के साथ, उसे मैं अलादीन केव बोल दूंगी। सिसिफियन टास्क होता है वो ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा आप लगातार काम करते रहें पर वो उसका काम करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब एक आप बोल सकते हैं उसको एक फ्यूटाइल, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि उस काम को बहुत लंबा टास्क है और वो अगर पूरा भी हो जाएगा तो फायदा नहीं देगा, दैट इज सिसिफियन टास्क, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी लॉन्ग बट यूजलेस टास्क व्हिच इज नॉट गोइंग टू पे यू एनी रिजल्ट, दैट इज सिसिफियन टास्क। अब आप इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी पढ़ना शुरू कर दो कि मेरे को सारी वोकैबुलरी करनी है, कुछ और नहीं पढ़ रहे हो इंग्लिश में, एक तरह सिसिफियन टास्क है बिकॉज वेरी लॉन्ग, एक तरह का आपके लिए फर्टाइल नहीं होगा क्योंकि इट इज़ लाइक समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। आपको वोकैबुलरी इतनी आनी भी नहीं है, आनी भी है तो आप एक दिन में इतना लंबा टास्क क्यों कर रहे हो। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, टॉपिक्स कहाँ से कैसा आ रहा है वो चीज़ें आप करके मार्क्स ले सकते हो। तो दैट इज़ योर सिसिफियन टास्क, द टास्क विच इज़ एंडलेस एंड फ्यूटाइल इन नेचर।
नेक्स्ट आ जाता है आपका शॉट इन द आर्म। अगर मैं बोलती हूँ कई बार आपके घर वालों की कोई पर्सन आपको कुछ ऐसी बात बोल देता है जो आपको बहुत स्ट्रांगली हिट करती है और आप मोटिवेट हो जाते हैं, तो दैट हिट डायरेक्टली इन द आर्म, मतलब एक तरह का वो मोटिवेशन शॉट था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हिट इन द शॉट इन द आर्म आ जाता है। और अकाइलीज हील का हमें पता है दैट इज अ वीक पॉइंट आ जाता है। तो बस ये हमारा आ गया कि कोई भी वीकनेस है जो हमारे नहीं हो पा रही है, तो दैट इज योर ऑप्शन ए आ गया। अब यहाँ पे आपको ब्रीफ में दिया हुआ है अलादीन केव आ गया, जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे पास। देन यू हैव शॉट इन द आर्म, जो ऐसी चीज़ आपको जो एक इंकरेजमेंट देती है या सडन फूड्स दे देती है। और सिसिफियन आ जाता है जो टास्क बहुत ज़्यादा लंबा है और फ्यूटाइल है नेचर में, वेरी एग्जॉस्टिव, नॉट यूजफुल फॉर यू, दैट इज कॉल्ड एज सिसिफियन टास्क। नेक्स्ट यू हैव इज 7th। अब इसमें क्या आ गया, द ऑफिसर वॉज डिसमिस्ड फॉर द सर्विस फॉर डिसरिगार्डिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। अब डिसरिगार्ड कर रहा है ऑफिशियल ड्यूटीज को, और हमें क्या बनना है इसके रिप्लेसमेंट में, डिसरिगार्ड कर रहा है मतलब मान नहीं रहा है, नेगेटिव टर्म आनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पॉजिटिव है, ड्यूटीफुल पॉजिटिव है, अथॉरिटेटिव भी एक तरह का न्यूट्रल वर्ड आ जाता है, इट्स अ न्यूट्रल वन। तो निग्लिजेंस ही बचा जो एक नेगेटिव टर्म है, और यही हमारा आंसर है। टर्म्स को देखते हैं। निग्लिजेंस है जब आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हो, डिसरिगार्ड करते हो, रिगार्ड नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो। ड्यूटीफुल, आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हो, आप बातों को मानते हो। रिस्पॉन्सिबल है कोई पर्सन, मतलब वो बहुत ज्यादा चीजों को समझदारी के साथ कर रहा है, इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी केयरफुल इन हिज एक्शंस। अथॉरिटेटिव होना मतलब कमांड करना कि मेरे पास सारी पावर है, मेरे पास सारा कॉन्फिडेंस है, मैं ही करूंगा। तो ड्यूटीफुल, सेंस ऑफ ड्यूटी शो करना। अथॉरिटेटिव, हैविंग अथॉरिटी और कमांडिंग कॉन्फिडेंस। रिस्पॉन्सिबल, बीइंग अकाउंटेबल और डिपेंडेबल आ गया। दिस इज योर 7th वन। 8th करते हैं आपका। 8th आ जाता है, अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना। दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग फॉर यू गाइज। एन एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ विदाउट मेडिकल एविडेंस। कई लोग को क्या लगता है कि कोई रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट उनको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम है हेल्थ में, ठीक है। दे कंसीडर इट आउट कि वी हैव सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ विदाउट एनी काइंड ऑफ कोई साइंटिफिक हमें प्रूफ नहीं मिलता है जैसे उस चीज़ों का, ठीक है। जैसे अगर आप बोलते हैं, आप वो पर्सन फील करता रहता है कि मैं इल हूँ, लेकिन ना ही कोई मेडिकल एविडेंस है, ना ही कोई चीज़ों में वो शो हो रहा है, दैट इज द स्टेट ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं उसको, जब एक्चुअल में नहीं है बट आपको एक साइकोलॉजिकली आपको ये चीज़ लगती रहती है कि यू आर नॉट वेल, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रिया। बाकी टर्म्स भी एक बार आप स्टडी करो, दैट इज कॉल्ड एज डायरिया बोल देते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंट जो है लूज बाउल मूवमेंट्स होती हैं। एमनीशिया आ जाता है जब आपको मेमोरी लॉस हो जाती है। और पैनाके आ जाता है अ रेमेडी दैट कैन क्योर ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेस। तो जो चीज़ों का सबका इलाज है दैट इज कॉल्ड एज पैनाके आ गया। तो चारों टर्म्स का हमें याद रहेगा। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब जिससे हमें लगता है कि हम बीमार हैं, लेकिन मेडिकल वाइज कोई भी सपोर्ट नहीं करती है कोई भी ऐसी चीज़। एमनीसिया में आपका मेमोरी का लॉस होता है। पैनाका मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अ पॉजिटिव टर्म आ जाती है आपकी। एंड योर डायरिया इज अ लूज बाउल मूवमेंट। देन कम्स 9th वन। अब देखो 1 वर्ड्स हम खत्म कर रहे हैं पहले। The study of celestial bodies has fascinated humans for centuries. बहुत लोग हैं, fascinate रही है human हमारे कि जो study of celestial bodies from ancient stargazers charting the night sky to modern astronomers using powerful telescopes. पावरफुल टेलीस्कोप से वो स्टडी करते रहते हैं। आवर क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज कंटिन्यूज टू इवॉल्व। और हम ये पावरफुल टेलीस्कोप से हमारी जो क्वेस्ट होती है, हमारी इच्छा होती है कि हम ये चीज़ों को सर्व करें, वो हमारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। द फील्ड नॉट ओनली डीपन्स आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स बट ऑल्सो शेड्स लाइट ऑन अर्थ्स प्लेस विद इन इट। अब क्या क्या हमारे पास 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या आएगा इसका, देखो एविएशन जो आ जाता है ये हमें पता है, दैट इज साइंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से। एविएशन इंडस्ट्री कहाँ की आ जाती है, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आ गया, ये तो नहीं आएगा इसमें। अगर आ जाता है अकॉस्टिक्स, ये हमें पता है दैट इज रिलेटेड टू आपका स्टडी साउंड के साथ आ जाता है। जब मैं साउंड की स्टडी कर रही हूँ तो उसे अकॉस्टिक्स बोल देते हैं। एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हो आप, जब आप ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हो उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोल देते हैं। और जब आप सेलेस्टियल बॉडी, स्टार्स, ये वाली की बात करते हो तो उसे हम एस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं। तो दैट इज ऑल। ये आपको चारों टर्म्स आ गई।
एविएशन आपका एयरक्राफ्ट स्टडी से आ गया, अकाउस्टिक साइंस से आ गया, आप साउंड से आ गया, आपका एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड आ गया, और एस्ट्रोनॉमी जो सेलेस्टियल बॉडीज है उन सब से आपका रिलेशन आ गया ये, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है द क्वेश्चन नंबर इज 10th, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड। अच्छा, इसमें हाईलाइटेड वर्ड क्या था आपका, रिमेन काम एंड कंपोज्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। सारा पढ़ते हैं। शी रिमेन काम एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग द इंटेंस डिबेट, केयरफुली चूजिंग हर वर्ड्स टू काउंटर एवरी आर्ग्यूमेंट। अब बहुत ज्यादा एक डिबेट, लड़ाई चल रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज रहे कि जो भी वो बोल रही है वो उस पर वेटेज ले, वो उसके बारे में सोचे। आपके पास 4 ऑप्शन है। द वेरी फर्स्ट इज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, सपोज कीजिए आप आज नहीं स्टडी करते हो एग्जाम्स के लिए, टुमारो इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, यू विल बी क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो चीज बदल नहीं सकती है, यू शुड हैव स्टडीड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, यू आर रिग्रेटिंग नाउ, नो यूज ऑफ इट, you lost half of your days, you have not started your preparation, that is there is no use of crying over spilled milk, start your preparation right now। तो ये आ जाएगा आपका crying of spilled milk। थिंकिंग ऑन अ फीट होता है जब आप किसी चीज़ पे बहुत काम रह के आप क्विकली नहीं कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आप बहुत आराम से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है सोच समझ के जब आप जवाब देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थिंकिंग ऑन हर फीट, राइट। जब आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके पास और अच्छे से आपने बताया है, दैट इज थिंकिंग ऑन अ फीट, बिकॉज बहुत अग्रेसिवली आर्ग्यूमेंट चल रहा है लेकिन वो बहुत काम और कंपोज करके जवाब दे रही है। Letting the cat out of the bag. If I let the cat out of the bag, that means I am trying to reveal a secret to someone. That is revealing a secret. Next is barking up the wrong tree. गलती किसी और की है और मैं किसी और पे गुस्सा कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जब आप गलत डायरेक्शन में जाके कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो इसमें आपको आपके सारे पास आंसर्स भी हैं। बीइंग अपसेट, जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेटिंग द कैट आउट द बैग, सीक्रेट रिवील करना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग एजम्पशंस करना या किसी गलत पर्सन को ब्लेम करना जिसकी गलती नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट आ जाता है 11th, I am so tired of all the drama, I want to bury my hand in the soil। अब bury my hand in the soil क्या आ जाएगा इसमें, ये है, इसको सही करना है आपको शायद, राइट। एप्रोप्रिएट कौन सा है, bury myself in the marshes नहीं, bury my head in the sand, bury my hand in concrete, bury myself in the sand। देखो bury myself ये नहीं आता, this is bury my head in the sand। hand नहीं डालते हो आप, head डालते हो in the sand, ठीक है, कि you just simply say it out कि मैं थक चुका हूँ, मैं ये ड्रामा से दूर रहना चाहता हूँ, just want to bury my head in the sand, that is कि मैं ये ड्रामे से दूर जाके काम करना चाहता हूँ, that is I want to heal myself, I'm so tired of all the drama, I want to deal with the realities and I'm ignoring all the unpleasant and the unavoidable situations, right। अब जो बाकी आ जाते हैं आपके पास, इनके मीनिंग्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट इट। अभी थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें मैंने आपको इडियम्स का मिक्स, सेंटेंसेस का मिक्स, वो सारा बताया है। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर स्ट्रक्चर। टेंसेस में आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जाता है, तो इट्स नॉट लाइक यू कैन स्किप टेंसेस, नो, एक एक मार्क मैटर करता है और ये बहुत ईजी वाला मार्क है, तो ये ध्यान से देखना क्या है। Sentence that expresses the given sentence in past perfect tense। आपको चूज करना है जो चारों ऑप्शंस में से कौन सा पास्ट परफेक्ट में है। आपको भी पता है पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, had plus V3। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले तो मैं ये चीज करूंगी कि had और V3 क्या है। यहाँ पे had और V3 है, यहाँ पे भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब मेरे पास A और B में मुझे ऑप्शंस चेक करने हैं कि क्या आंसर हो सकता है। दैट्स द ओनली थिंग विच आई विल बी चेकिंग राइट नाउ। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्या आ रहा है इसमें। While walking through the archives, Neha discovers a historical manuscript that was misplaced। While walking through the archives, Neha had discovered a historical manuscript that had been misplaced। दोनों साइड पे had है, यहाँ पे एक had एक was है, मतलब पास्ट परफेक्ट जो प्रॉपर दे रहा है वो तो मुझे ए ऑप्शन ही दे रहा है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, had प्लस V3 फॉर्म, had discovered, had been misplaced। यही आपका आंसर था, वेरी इजी। अब देखो एक एक मार्क लेना इज वेरी इजी, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट, आपको रूल याद होना चाहिए था। कंटिन्यूअस में ING आता है, जैन पूछा जाए तो भी ING आएगा, परफेक्ट है अगर प्रेजेंट है तो हैज हैव, अगर आपके पास पास्ट है तो अकेला हैड, फ्यूचर है तो विल या शैल के साथ अकेला हैव आता है, हैज नहीं आता है। टेंसेस और कंडीशनल्स की क्लास भी है,
लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड है, उसको प्लीज़ देख लेना, कॉम्बिनेशंस याद हो जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में भी कभी भी गलती नहीं करोगे। नॉट फॉर दिस, फॉर एवरी पेपर आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ हैक। बस वो 2 टॉपिक्स टेंसेस और कंडीशनल्स अच्छे से पढ़ लो, दिस वॉन्ट बी अ मिस्टेक एनी मोर। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, दैट इज योर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाता है आपके पास। After her failure, she expressed her feeling openly to her mother. फेलियर के बाद उसने अपनी फीलिंग्स को अपनी मदर को ओपनली एक्सप्रेस किया। जब आप किसी को ओपनली एक्सप्रेस करते हो तो आप अपने सारे इमोशंस को उनके आगे रख देते हो। दैट इज व्हाट क्राइड फॉर मून का मतलब क्या होता है? क्राइड फॉर मून एग्जिस्ट करता है आपके लिए? पहले तो ये सोचो कि क्राइड फॉर मून नहीं। अब मैं इसमें क्या करूंगी? वेंट कोल्ड टर्की, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, आप इमोशन उस तरह से शो कर रहे हो। रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब आप कुछ मैं डिफरेंस बोल रही हूँ बट आप समझ जाते हो मीनिंग विदाउट माई सेइंग, दैट इज कॉल्ड एज रीड बिटवीन द लाइंस। अब हमारा मेन आ जाता है पॉर्ड आउट हर हार्ट, मतलब मैंने अपना दिल रख लिया है आपके आगे कि ये हमारा एक्चुअल में मीनिंग था, दैट इज कॉल्ड एज पॉर्ड आउट हर हार्ट, राइट। तो क्या क्या आ जाता है आपके पास? जब भी आपको आ जाए कुछ आपको ऑप्शंस बताने हैं, रिमेंबर कि आपको एक एक ईडियम या चीज़ों का मतलब क्लियर हो सके, राइट। क्राइड फॉर मून का क्या आ जाता है? ऐसी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखो खुद सोचो कि क्राइड फॉर मून क्या हो सकता है। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं मून के लिए रो रही हूँ, इज दैट पॉसिबल? मुझे मून मिल जाएगा? नहीं। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ के लिए आप अपसेट हो रहे हो जो आपको कभी नहीं मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड एज क्राइड फॉर मून। ये नहीं हो सकता है। वेंट कोल्ड टर्की होता है जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, एकदम से आपने वो एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, राइट। तो आप उसे क्या बोलते हैं? वेंट कोल्ड टर्की, ठीक है, कि पहले ये चीज़ें एक्चुअली में वो रोज़ पढ़ता था, पढ़ने छोड़ दिया। वेंट कोल्ड टर्की, यू स्टॉप दैट हैबिट और एक्टिविटी। इट कैन बी एनी ऑफ द हैबिट, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, नॉर्मली नेगेटिव आप बोल सकते हैं, तो दैट्स वेंट कोल्ड टर्की। रीड बिटवीन द लाइंस आ जाता है जब आप कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि मैं जो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, जैसे ईडियम्स भी है ना, यू डोंट हैव टू गेट द एग्जैक्ट की जो क्या कहते हैं। अब इफ आई गिव यू अ बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब ये नहीं होगा कि बुल आ गया चाइना शॉप में, इसका मतलब होगा कि डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है। वाइट एलिफेंट का मतलब ये नहीं होगा सफेद हाथी है, इसका क्या मतलब होगा कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन वो यूजलेस है मेरे लिए, तो वाइट एलिफेंट आ गया। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कैट्स एंड डॉग्स लिटरल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको जो आपके ब्लैक शीप आपने ये सुना हुआ है, ट्रेटर्स आ जाते हैं, है ना, सब अच्छे से सॉफ्ट से दिखते नहीं है लेकिन लोग बहुत चालाक होते हैं। तो आपको इसी तरह से रीड बिटवीन द लाइंस का होता है कि जो एग्जैक्ट मीनिंग है पर उसको समझना कि कहना क्या चाहता है पर्सन। पोर्ड आउटर हार्ट क्या हो जाता है? जब आप अपना दिल अपनी फीलिंग्स किसी के आगे एक्सप्रेस कर देते हो। सेकेंड क्या आ जाता है अब आपके पास? हाँ, Catherine had not planned anything carefully and simply acted without preparation when she darted across the moor. कि कैथरीन ने कुछ प्लान नहीं किया था और उसने बिना प्रिपरेशन के ही सब कुछ बोल दिया। Hoping to find the grouse nest before being caught. अब क्या है, जब आप बिना प्रिपरेशन के कुछ बोल देते हो, took it the heart होता है जब आप किसी चीज को बहुत सीरियसली ले लेते हो, राइट। टोड द लाइन होता है जैसे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो आई टोड द लाइन, आई एम फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली। विंगड होता है जब आप बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज आप क्रैक कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विंगड। सो विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रैक्टिसिंग, जस्ट इम्प्रोवाइजिंग ऑन द स्टॉप, दिस इज कॉल्ड एज जब आप विंग कर देते हैं। मोस्टली अगर आप बोलते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जब आप कहीं पे पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, यू डोंट टेक मच ऑफ द डिसीजन, मच ऑफ द यू कैन से ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करते हैं, लेकिन आप यू जस्ट विंग्ड इट, लाइक एक डिसीजन लेते हैं आप जो शायद आपने पहले नहीं भी सोचा था, कई लोग तो वैसे ही कर देते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ के लिए जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विंग्ड इट, ठीक है, एक्सटेम्पोर में आप करते हैं ये चीज़। और ब्लेडेड सेफ का आपका मतलब पता है कि हर चीज़ आराम से करना। नेक्स्ट यू हैव इज, आपको अब कंप्लीट करना है इस ईडियम को। I don't believe all that he says, as I know he has and dash to grind before this. ये तो एक बहुत well said है, it is axe to grind, intention, idea, क्या आ जाएगा आपके पास? He has an axe to grind, अपना मतलब उसको निकालना है behind this. Acts to have a personal motive या कोई hidden selfish interest है in what someone is saying or doing. It means person is not completely neutral and honest. They have their own agenda, उनकी अपनी कोई biasness है, that is called as your आपका he has an axe to grind आ गया।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रॉम एरर स्पॉटिंग, आपको गलती निकालनी है सेंटेंस में से, दैट्स द थर्ड वन। थर्ड आपका नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, एरर स्पॉटिंग आ जाता है। एरर स्पॉटिंग के भी कुछ रूल्स हैं इंग्लिश के, वो आप अच्छे से पढ़ लो। देयर आर सर्टेन 100 रूल्स इन इंग्लिश, रिवाइज कर लो, उसके बेसिस पे ही आपको एरर्स पूछे जाते हैं। हर टॉपिक वाइज मैंने बताए हैं, नाउन्स के बेसिस पर, नाउन्स जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस के बेसिस पे, जेनरिक कॉन्टेक्सचुअल, तो वो पढ़ के जाना ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। द कमेटी मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस ड्यूरिंग देयर मीटिंग। अब ये कहाँ का है, ये नाउन के बेसिस पे आ जाता है। जो कमेटी है उसको इट्स बोलते हैं। जैसे हम ग्रुप है, उसको कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर के साथ एड्रेस करेंगे, देयर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे गलती आ जाती है। डी इज द राइट वन, क्योंकि यहाँ पे इट्स मीटिंग्स आएगा, दैट्स द ओनली मिस्टेक। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेकेंड, आपको एरर आ जाता है, आपको बताना है क्या आएगा। द स्पोक्स पर्सन क्लैंडस्टाइनली अवॉइडेड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ही ट्राई टू गिव, कि भाई उसने, क्लैंडस्टाइनली होता है जब आप कोई चीज़ करते हैं, सीक्रेटली करते हैं, छुपके करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज क्लैंडस्टाइनली। ठीक है, इंस्टेड रीडायरेक्टिंग द कन्वर्सेशन टूवर्ड्स मोर फेवरेट टॉपिक्स, कि उसने छुपके से ना दूसरी कन्वर्सेशन कर दी, कहीं और पे बता दी। अब जब आप किसी चीज़ को, यहाँ पे क्लैंडस्टाइनली गलत है, क्योंकि अगर मैं कोई बात को घुमा रही हूँ दूसरी साइड पे, ड्रॉ अटेंशन कर रही हूँ, मतलब मैं जानबूझ के कर रही हूँ, मैं अनजाने में, मैं सीक्रेटली हिडन करके नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा मतलब यहाँ पे आना चाहिए जो जान के की गई चीज़ है। देखो स्पोरेडिकली क्या हो जाता है, जब आप कोई चीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर इंटरवल्स पे करते हैं ना, या कुछ कुछ फ्लू बेसिस पे करते हैं, स्पोरेडिक हो जाता है, दैट इज इरेगुलर आ जाता है नेचर में। वेहमेंटली क्या आ जाता है, जब आप किसी चीज़ को आई वुड से बहुत ही पैशन के साथ, फोर्स के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेहमेंटली। ग्रेशियसली, बहुत अच्छे तरीके से करना, मतलब अगर आप बोलते हैं ग्रेसफुली कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेसफुली। और पर्पसफुली होता है जब आप किसी चीज़ को इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने बात को घुमाया है, आपने अपनी मर्जी से, आपने जान के की है वो चीज़, तो ये आ जाएगा आपका पर्पसफुली, सी आंसर आ जाएगा आपका। थर्ड आ जाता है एरर स्पॉटिंग में, द टीम लीडर स्पोक haughtily during the crisis, instilling a sense of calm and control among the panic staff. अब इसमें हमारे पास हॉटली में आ जाता है कि जो टीम लीडर है बहुत ज़्यादा हॉटी होता है जब आप गुस्से में, एरोगेंस के साथ करते हैं। हॉटी एंड नॉटी फेमस इडियम भी है, व्हेन यू आर वेरी एरोगेंट, व्हेन यू आर वेरी स्टबर्न इन नेचर, दैट्स कॉल्ड हॉटी। ड्यूरिंग द क्राइसिस इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ काम एंड कंट्रोल अमंग द पैनिक स्टाफ, कि अगर आप बहुत ज़्यादा, सेंस क्या इंस्टॉल हो रही है, काम। अगर आप लड़ाई डलवा रहे हैं, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, तो कामनेस नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा, इसका शांति वाला वर्ड आएगा। अब ये 4 वर्ड्स हैं इसमें से जो हमें पॉजिटिव देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है। जो लैकोनिकली आ जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा फ्यू वर्ड्स या ब्रीफली कोई बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर लैकोनिकली आ जाता है। अब मेरे पास आ जाता है कंपोजिटली, ये मुझे पता है, काम मैनर हो जाता है। टर्सली हो जाता है जब आप एब्रप्ट हो जाते हैं, और इरेटिकली हो जाता है कोई ऐसी मैनर जहाँ पे दैट इज़ नॉट इवन रेगुलर, आप बोल सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल होती है नेचर में, दैट इज कॉल्ड एज इरेटिकली। तो लैकोनिकली आ जाता है बहुत ब्रीफ, ठीक है, इरेगुलर टाइप आ जाता है। इरेटिकली आ जाता है कोई चीज़ है आपकी, इरेगुलर नहीं बोलेंगे आप इसको, बट आप इसको बोल सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, रेगुलर है नहीं है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा इसका। टर्सली आ जाता है जब आप बहुत छोटे छोटे टर्सेस होता है, छोटे छोटे वर्ड्स में बात करना, दैट इज टर्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, तो बहुत काम है, यही हमें यहीं से पता चल जाता है। कंपोज होता है जो बहुत बंदा शांत रहता है, सेटिएट रहता है, सेल्फ कंपोज्ड है, काम है, दैट इज कॉल्ड एज योर सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर। फोर्थ आ जाता है, शी गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग बट मिसेस इट ऑन संडेज। ठीक है, शी गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग, भाई शी गो नहीं होता है, क्या होता है, गो नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, शी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन में गलती है, गोज आ जाएगा आपका आंसर। फिफ्थ आ जाता है आपके पास, ग्रामेटिकल एरर बताना है। ही डजंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, शी ऑफन गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी आ जाता है आपके पास। देन इज द कंपनी इम्प्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज एनुअली, द टीम प्रैक्टिसेस हार्ड फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट। तो आपके पास मल्टीपल हैं अब आपके पास। अब मैं देखती हूँ ही के साथ डज नॉट बिल्कुल ठीक है,
कंपनी के साथ इंप्लीमेंट्स भी ठीक लग रहा है, टीम के साथ प्रैक्टिसेस भी ठीक लग रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, शी ऑफन गोज नहीं होना चाहिए। अभी हमने यही किया कि हमें सिंगुलर वर्ब, जी के साथ सिंगुलर वर्ब एस और ईएस वाला आना चाहिए, यहाँ पे बिना लगा हुआ है, तो शी ऑफन गोज आ जाएगा, मतलब बी इज द एरर, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब था वो सही नहीं लगा था। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 6th, अ कैट ग्रेसफुली स्ट्रेच enjoying the sun streaming through the window in the afternoon। अब फिर से वही है, a cat gracefully stretches आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। आप देखो इसमें डिफरेंस नहीं है, और ये नाउन सिंगुलर वर्ब के बेसिस पे है कि एक सिंगुलर नाउन है तो एस और ईएस वर्ब लगेगा, प्लूरल है तो स्ट्रेच होता शायद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेचेस आएगा, तो सी ऑप्शन में गलती है, सी इज द पार्ट विच कंटेन्स द एरर। 7th आ जाता है आपके पास, The Mahabharata is an epic which was wrote by the sage Ved Vyas during the Dwapar Yug। अब आप खुद सोचो इसमें which was wrote आएगा कि which was written आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया एरर, which was written वाला पार्ट डी ऑप्शन। यहाँ पे एरर है, written आना चाहिए, wrote नहीं आना चाहिए, तो वर्ब की 3rd फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आप इसको पैसिव में बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्या आ गया, डी ऑप्शन। ये थे आपके एरर स्पॉटिंग्स वाले। आप करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है, हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बट बेसिक पर्पस है कि आपको वो चीज़ें याद भी रहनी चाहिए। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ वो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल हेल्प यू विद सेपरेट वीडियोज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और उसके डाउट्स को लेकर, दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू टू डू दैट। अच्छा, अब आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, ध्यान से करना है इसको। डिस्पाइट द हैवी रेन, अब डिस्पाइट मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट होता है, कि चाहे कितनी ही बारिश हो रही है, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। द हाइकर्स रिमेन डैश एंड कंटिन्यूड देयर जर्नी अप द माउंटेन्स, मतलब चाहे बारिश हो रही है, मतलब चाहे बारिश हो रही है तो लेकिन जो हमारे पास हाइकर्स है ना, वो क्या करते रहे, वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहे, वो चलते रहे। रिलक्टेंट होता है कि मैंने नहीं करना है वो काम, मैं रिलक्टेंसी शो कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, नो आ गया। इनडिफरेंट होता है, इफ अ पर्सन इज इंडिफरेंट ही इज नॉट शोइंग एनी एटीट्यूड, मतलब न्यूट्रल है कोई बंदा, दैट इज इनडिफरेंट इन नेचर। केयरलेस भी होता है, ध्यान ना देना। और ये आ जाता है डिटर्मिन्ड, मतलब स्ट्रेंथन है, भाई मैं तो करके दिखाऊंगा। तो चाहे बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, लेकिन जो हाइकर्स थे वो कैसे रहे, डिटर्मिन रहे, वो मजबूत रहे कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, दैट्स द थिंग। सेकेंड करते हैं, शी कंप्लीटेड हर वर्क डैश इंश्योरिंग देयर वर नो मिस्टेक्स। हैस्टली होता है जब आप किसी काम को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में साथ कर देते हैं, ठीक है। रेकलेसली भी होता है, अब केयरलेसली, ये तीनों का होता है जब आप अटेंशन नहीं देते हैं, बहुत ध्यान से काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे नो मिस्टेक्स हैं, तो उस बंदे ने काम बहुत पॉजिटिवली अच्छे तरीके से किया है। तो मेटिकुलसली होता है जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन से, ध्यान से काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटिकुलस इन नेचर, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आंसर, डी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड करते हैं, select the most appropriate option to fill in the blank. The researchers focus dash the impact of colonial policies on the indigenous languages. अच्छा, अब जब आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, राइट, यू फोकस ऑन समथिंग गाइस, आप फोकस ऑन करते हो, तो दैट इज यू फोकस ऑन समथिंग, ठीक है। ये आपका प्रेपोजिशन का आ गया। फोर्थ आ जाता है, ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखो ये आर्टिकल बेस्ड है, हमें याद है आर्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं, ए, एन और द, और मैंने आपको बताया हुआ है ए और एन इंडेफिनेट होता है, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, और एक कैटेगरी आती है जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कई बार कलर्स के साथ, आप लैंग्वेजेस के साथ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के साथ, रिलेशंस के साथ नहीं भी लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन्स के साथ, तो बहुत चीज़ें हैं, प्रॉपर रूल्स हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि यूनिवर्सिटी है, यू से शुरू होता है, फटाफट एन लगा देता हूँ, गलत है। यूनिवर्सिटी में चाहे यू से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड य की पहले आ रही है। जब आपके पास पहली साउंड य की है तो आप क्या लगाओगे, वॉल नहीं लगेगा, आपका कंसोनेंट साउंड लगेगा। तो कंसोनेंट साउंड क्या आ गया, ए आ गया आपके पास। सो ऑफ बिकमिंग अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, सो शी वर्कड हार्ड टू अचीव द गर्ल, ऑप्शन ए आ गया आपके पास। फिफ्थ आ जाता है, द बॉय वाज रनिंग डैश ही कुड टू मैच द थीफ। अब देखो इसमें आ जाता है, द बॉय वाज रनिंग टू फास्ट, the boy was running as fastly as, very fast as। जब आप कंपेयर करते हैं कोई एक्शन को उसकी लिमिट के साथ, क्योंकि कुड आ गया मतलब जितनी उतनी एबिलिटी थी, हम क्या यूज़ करते हैं,
एज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो जाता है, प्लस एज हो जाता है। अब यहाँ पे फास्ट है तो हम क्या लगा देंगे, एज फास्ट एज आ जाएगा इसका आंसर। तो जब आपकी एबिलिटी मतलब मैक्स एबिलिटी है, जितनी उसमें क्षमता थी वो उतना तेज भाग रहा था, तो एज फास्ट एज ही कुड आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास द नंबर ऑफ वाला ना, मैंने आपको वो भी बताया हुआ है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मैनी, ये रूल्स में है। इसको सेंटेंस को फिल भी करना ना तो याद रख लो, जब भी स्टेटमेंट द नंबर ऑफ से शुरू होती है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास इज आ गया और ये हमारा आंसर है। अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब पढ़ते थे। ये रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश है, वहाँ पे लिखा भी हुए हैं रूल्स, वो भी ध्यान से पढ़ लेना। दैट्स वाई सी यू बहुत ईजिली आप कर पाओगे फिल इन द ब्लैंक्स एरर स्पॉटिंग में, अगर आप वो रूल्स पढ़ लेते हो। इसको डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई सेड आई डोंट वांट योर मनी, आई सेड दैट। अब ये जो आ जाता है डोंट आपका किस में चेंज हो जाएगा, डोंट आपका डिड में चेंज हो जाएगा। अब देखो डो है, डिड है, और तो आपके आंसर्स ही गलत है। आई डिड नॉट वांट, योर का किस में चेंज हो जाता है, आपका हिज में चेंज हो जाता है। आई सेड दैट आई डिड नॉट वांट हिज मनी, क्योंकि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो आप सब्जेक्ट को चेंज करते हो, वर्ब का जो टेंस होता है उसको एक पार्ट में पास्ट में ले जाते हो। तो इसका आ गया आपका बी ऑप्शन। Let's go with the 8th one. Dash Kora Workshop is a small UK company that makes beautiful high quality koras and teaches people how to play them. अब आप एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हो। जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को बताते हो, मैंने कौन सा आर्टिकल बताया, डेफिनेट के लिए द लगता है तो द आ जाएगा, दैट इज द कोरा वर्कशॉप, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए श्योर हो, आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। आंसर इज डी ऑप्शन। 9th आ गया आपके पास डिस्पाइट, क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट में आ गया। डिस्पाइट उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हिज आर्ग्यूमेंट्स ऑफन अपीयर डैश टू द डिसर्निंग ऑडियंस। चाहे उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे लग रहे थे ऑडियंस को, वर्बस होता है जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्ड्स, जितना ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं है उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं। आर्टिकुलेट होता है कोई पर्सन बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंसाइजली या क्लियरली नहीं बता पाते हैं, दैट इज सकिएंट इन नेचर। एंड फेलिशियस होता है कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट जो कि अनसाउंड है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, फैलेसी है, हाइपोथेटिकल है, दैट इज फेलिशियस। मतलब चाहे उसके पास बहुत नॉलेज थी लेकिन उसके आर्ग्यूमेंट्स नेगेटिव में जाएगा। अब वर्बस भी आ जाता है, जो पर्सन है बहुत ज़्यादा, वर्बस होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर सकता है जितने रिक्वायर्ड भी नहीं है, नहीं आएगा। आर्टिकुलेट जो बहुत अच्छा, ये तो पॉजिटिव वर्ड आ गया, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने वर्ड्स को बता पा रहा है, बहुत ब्रीफली बता पा रहा है। और फेलिशियस आ जाता है जब आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपकी चीज़ें लॉजिकल ऑर्डर में, मिस्टेकन है बिलीव्स आपके, या आप बोल सकते हैं अनसाउंड समझते थे उनके आर्ग्यूमेंट्स को, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट्स, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, कि इतनी वेटेज नहीं थी, अनसाउंड समझते थे, तो सी ऑप्शन आ गया। 10th आ जाता है, शी डिलीवर्ड डैश इंस्पायरिंग टॉक्स ऑन एथिक्स एंड फॉलोड इट विद डैश आर लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसने बहुत इंस्पायरिंग टॉक्स दी है एथिक्स पे। अब ए इंस्पायरिंग है, ई साउंड है तो एन आ जाएगा आपके पास इसके साथ, एंड आर है चाहे एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आ की साउंड है तो भी एन आ जाएगा आपके पास, तो दोनों एन है। बी ऑप्शन इज एन आंसर, आर्टिकल का ही है। अगेन आर्टिकल क्या है, शी परस्यूड डैश करियर। अब फिक्स नहीं है, कोई नाम नहीं और करियर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे शी परस्यूड अ करियर, क की आवाज है। एज डैश इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट क्या आ जाएगा आपका, ई की साउंड है, वॉल की साउंड है, एन इकोनॉमिस्ट डिस्पाइट इनिशियल डाउट्स अबाउट द फील्ड। सो योर एन बी ऑप्शन आ गया आपके पास। 12th आ जाता है, अब ये कंजक्शन बेस पे आ जाता है, डैश ही वॉज टायर्ड ही कॉन्टिन्यूड वर्किंग लेट इन टू नाइट डैश ही हैड अ डेडलाइन टू मीट। अब क्या आ जाता है, इसमें आपको देखना है कि डैश ही वॉज टायर्ड, चाहे वो थका हुआ था, राइट। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, सिचुएशन दी जाती है, फर्स्ट क्या है कॉन्ट्रास्ट है, सेकंड आपको बता रहा है कोई रीजन है, तो इसमें हमारे पास दो पॉजिटिव नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। पीछे रीजन वाले के लिए बिकॉज ही आता है तो ये ऑल दो और बिकॉज आ जाएगा, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि ऑल दो ही वाज टायर्ड लेकिन वो काम कर रहा था, येट ही ट्राई टू कंप्लीट हिज वर्क, या फिर क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी डेडलाइन थी मीट करने के लिए, बिकॉज ही हैड अ डेडलाइन टू मीट। तो फर्स्ट वाज अ कॉन्ट्रास्ट वन, इसलिए हमने ऑल दो लगा दिया। सेकेंड हमारा यहाँ पे रीजन था, रीजन के लिए हम क्योंकि बोल देते हैं, बिकॉज आ जाएगा। 13th आ गया,
I'll study harder dash I can get good grades in my exams. अब देखो आपको पता है एंड लगता है दो चीज़ों को कंबाइन करने के लिए, फॉर आप किसी सिचुएशन किसी के लिए बोलते हैं, अब आ जाता है बिकॉज रीजन के लिए आ जाता है, और सो दैट आ जाता है जब रिजल्ट आ सके, सो दैट द कोविड वाज सो ह्यूज हैवक दैट मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर मे बी जॉब्स, तो रिजल्ट क्या आ गया उसी तरह से आ जाता है आई स्टडी हार्डर ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ सके। तो जब रिजल्ट के लिए आप मेहनत के लिए कर रहे हैं तो रिजल्ट के लिए सो दैट होता है, सो एज या सच एज कंपैरिजन, सच दैट भी आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाता है कि कितना ह्यूज था और उसका रिजल्ट क्या आया। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी रूल्स में मेंशन है, उसको पढ़ना आगे से। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 14th, Shobha realized the store was dash away than she had thought, so she decided to take a taxi instead of walking. अब उसने देखा कि भाई जो स्टोर है ना वो दूर है, then she thought, तो मतलब क्या आ जाएगा, उसकी सोच से ज्यादा कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, वेरी फार नहीं, सो फार नहीं, मोर फार नहीं, फारदर, क्योंकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव लग गया तो यहाँ पे फारदर हो गया, ठीक है, उसकी सोच में दैन लगा हुआ है ना इसलिए। नेक्स्ट आ जाता है she was angry dash her friend for being late. अब वो अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा थी क्योंकि वो लेट आया था, तो she was angry क्या आ जाएगा, एंग्री एट होता है जब आप किसी बिहेवियर के लिए होते हो एंग्री, और जब आप किसी पर्सन के साथ होते हो तो आप एंग्री विद होते हो। यहाँ पे इट इज रॉन्ग, ठीक है, ये चीज़ नहीं देखनी है आपको, इसमें गलती है। जब आप किसी पर्सन के ऊपर एंग्री होते हो तो आप विद लगते हो, एंग्री एट जब आप किसी सिचुएशन पे गुस्सा होते हो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। यू एंग्री विद समवन, जैसे मैरिड टू होता है कि मैरिड विद होता है, मैरिड टू होता है, मैरिड विद नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 16 करते हैं, द डैश bench creaked softly as I sat down to enjoy the peacefulness of the forest clearing. कैसा बेंच था, जो बेंच वुड से बना होगा, वुडी होता है जो वुड से रिजेंबल करता है, वुडजी करेक्टर ऑफ वुड आ गया, वुडेड कवर्ड विद ट्रीज होता है तो वुडेड बोलते हैं, तो जो वुड से बना हुआ है उसे तो हम वुडन बोलेंगे, है ना, तो वुडन बेंच क्रीक सॉफ्टली एज आई सैट डाउन, तो पीसफुल जो आएगा टू एंजॉय द पीसफुलनेस ऑफ द फॉरेस्ट क्लियरिंग। अब ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के। आई होप ये इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो बिकॉज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस। ऑल एस कि एक बार हम वन गो में सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर लें कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जंबल के लिए मैंने हैक भी बताया है, सेपरेट वीडियो है मोक्षी मैम की, वो जंबल के लिए देखना, रूल्स है उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कैसे कैच करना होता है। जैसे आई गिव यू ग्लिम्स ऑफ इट, सबसे पहले नाउन को ढूंढना, फिर वर्ब को ढूंढना, फिर आप ऑब्जेक्ट को ढूंढना, तो आपने यही चीज़ को फोकस करना है। जंबल 2-3 तरह के आते हैं, एक जिसमें फर्स्ट सिचुएशन फिक्स्ड है, लास्ट सिचुएशन फिक्स्ड है, उसके बेसिस पे एक अकेली फर्स्ट फिक्स है, एक पे कुछ भी फिक्स नहीं है। बट सबसे पहले हमारा नाउन जाएगा, कॉन्टेक्सचुअल वाइज देखेंगे, रिपीटिशन कहाँ हो रही है, उस तरह से हम लेक्चर्स में करेंगे। कुछ लेक्चर्स हैं जंबल के, ध्यान से सुनो बिकॉज जंबल पक्का आने वाला है, चाहे 1, 2, 3 ऐसे मार्क्स करके जो भी आएगा, बट प्रैक्टिस हार्डर फॉर इट। सबसे पहले हम चेक करते हैं, आपको नाउन ढूंढना है, ठीक है, अगर नाउन अवेलेबल है तो नाउन वाला स्टार्ट हो जाता है, उसी बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शंस करेंगे, ठीक है। पहला क्या आ जाता है मेरे पास क्वेश्चन, he made out about 14,000 predictions in his lifetime and by 1970 12,000 of those predictions had come true and 2,000 were still in the future। मतलब हम कोई डिटेल को, कोई चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इसमें, ठीक है, ये आ गया हमारा, ओके। CYCE is a very interesting prophet, that is KK is a very interesting prophet। अच्छा, out of 12,000 predictions, that's incredible। ये तो अब predictions की बात, ये कब लिंक आ रहा है, मतलब C और A लिंक आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अच्छा, और है एंड इन दोज प्रेडिक्शंस ही मेड ओनली 1 टाइनी मिस्टेक्स। अब ये भी प्रेडिक्शंस के साथ ही आ गया, मतलब A C D तो लिंक्ड है, तो सबसे पहले तो नाउन ढूंढना था, तो भाई ये रहा मेरा नाउन, B आ जाएगा सबसे पहले, तो ये 2 ऑप्शंस में B स्टार्ट में नहीं है, ये तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी। अब ऑप्शंस में देखो B A D है, B A C है, हमने ऑप्शंस के बेसिस पे करना है। B के बाद A तो आ ही रहा है, मतलब हमें ये लॉजिक पता चल गया कि B के बाद A है, लिंक पढ़ो इसका। Kage is a very interesting prophet. He made about 14,000 predictions in his lifetime, and by 1970, 12,000 of those predictions had come true, and 2,000 were still in the future. ठीक है, अब आ जाता है, यहाँ तो आएगा out of 12,000 predictions, that's incredible, या in those predictions he made only tiny mistake, और ये end है कि उन सब में से जितनी भी predictions 12,000 में से ये incredible है, तो क्या आएगा, B सबसे पहले आ गया क्योंकि हमने नाउन ढूंढा,
उसके बाद ए हमने ऑप्शन से भी डिकोड कर लिया, डी आ गया और सी आ गया, तो ये ला आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। खुद एक बारी प्रैक्टिस करना, इजी है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, it's also a very different question from what antecedents factors, for example personality, iris profile or quality of network make the process go faster or more smoothly। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन आ गई, क्लैरिफाई कर रहा है। डिस्पाइट द ट्रेंड्स स्टडी ऑफ करियर ट्रांजिशनिंग इज फास्टर इन इट्स इनफेंसी, मतलब ये तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ जाती है। डिस्पाइट आ गया ना, क्योंकि ट्रेंड्स के सिवाय स्टडी ऑफ करियर ट्रेडिशनल स्टिल इन इट्स इनफेंसी, तो ये तो हमारा एंडिंग टाइप लग रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट कभी भी ना डिस्पाइट वाला इंट्रोडक्शन में नहीं आएगा। There's plenty of how to advise, but we still know precious little about exactly how people change careers। अच्छा, बहुत ज़्यादा है, ये कर सकता है, क्योंकि प्लेंटी हाउ टू एडवाइस बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हमें बहुत कम पता है कि पीपल चेंज कैसे करियर करते हैं। अच्छा, हाउ वन चेंजेस करियर्स इज़ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन और विद व्हाट फ्रीक्वेंसी विद इन अ गिवन पॉपुलेशन। ओके, तो मतलब ये भी हमारा कोड के साथ ही लिंक आ गया ना, कि डिफरेंट कैसे है करियर्स। तो मतलब सी और अगर हम स्टार्ट करते हैं, या तो सी बनेगा या डी बनेगा, बी नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन बी तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि यहाँ तो हमें देखो ये तो नहीं हो सकता है हमारा, यहाँ तो इन दोनों में से बन जाएगा, क्योंकि इट से भी नहीं स्टार्ट होगा, तो ए वाला भी कैंसिल कर दो, तो इन दोनों में से आपका आंसर आएगा। 50-50 तक पहुंच गए। अब फिर से इसको पढ़ो कि हमारा कौन सा नाउन या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा लग रही है, किस पे ज़्यादा डिस्कशन है। दिस प्लेंटी ऑफ हाउ टू एडवाइस, लेकिन हमें पता नहीं है। हाउ वन चेंजेस करियर इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन और विद व्हाट फ्रीक्वेंसी विद इन अ कॉमन पॉपुलेशन। अब ये देखो, ये एक की एलिमेंट दे रहा है कि क्वेश्चन कैसा है, तो सबसे पहले कोट से हमने स्टार्ट कर दिया, तो डी आपका स्टार्टिंग बन जाएगा। तो ये भाई ये रहा डी, क्योंकि कोट है यहाँ पे, फिर आपका हाउ टू एडवाइस वाला बाद में आ जाएगा, क्योंकि हाउ टू एडवाइस आपका बाकियों में भी लिंक्ड आ गया, तो इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। बट इंसिडेंट्स फील फॉर पर्सनालिटी, उसके बाद आपका करियर ऑफ ट्रांजिशनिंग और ये प्लेंटी ऑफ हाउ टू एडवाइस, ये आपका लास्ट एंडिंग क्वेश्चन पड़ा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, दैट इज सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड इज योर सिलेक्ट अ सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो while the first one and the last one are in correct order। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट भी आपका फिक्स्ड आ गया आपके पास, और लास्ट भी आपके पास फिक्स्ड आ रहा है, राइट। बाकी हमें बीच वाले मूव करने हैं। द सॉसपैन ऑफ वाटर वॉज केप्ट ऑन द स्टैंड। अच्छा, सॉसपैन है वाटर का, ये स्टैंड पे पड़ा हुआ है। द स्पून्स वर लेफ्ट द बॉइलिंग वाटर फॉर 2 minutes। द हैंडल ऑफ द मेटल स्पून वॉज फेल्ट विद द लेफ्ट हैंड। The spirit lamp was placed under it and lighted, and when the water began to boil, the metal spoon, the wooden spoon were placed in the water so that the handles of the 2 spoons project outside the saucepan। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले सॉसपैन बड़ा है स्टैंड के ऊपर, और फिर स्टैंड को हम पहले क्या करते हैं, उसको लॉजिकली हम यही करेंगे ना, उसको लाइटन करेंगे, तो मतलब अगर हम लाइटन कर रहे हैं तो सी बनता है इसके ऊपर। फिर भी हम रीचेक करते हैं, हम क्या करते हैं, इससे ऊपर क्या आता है, हैंड ऑफ वुडन फेल्ट वॉज फेल्ट विद द राइट हैंड, द हैंड ऑफ द वुडन स्पेन वॉज फेल्ट विद द राइट हैंड, और हाँ इसका राइट का ये हो गया, वेयर एज आ गया ना, मतलब कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे राइट हैंड की बात हुई, यहाँ पे लेफ्ट की आ जाएगी, मतलब एंडिंग बी पे हुई हमारी, तो ये लो बी पे एंडिंग सिर्फ बी की हो रही है। चाहे आप फर्स्ट से देख लिया करो, चाहे आप लास्ट से देख लिया करो, वेयर एज मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रास्ट है, ऑल दो कॉन्ट्रास्ट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वाइसा वर्सा की बात हो जाएगी, इस तरह से आप कॉन्ट्रास्ट की बात कर दोगे। फोर्थ आ जाता है अब आपके पास, इसमें भी आपका पी आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया। अच्छा, पी आर एस टी, ये चारों ही आपको मूव करने हैं। इसको पहले रीड करते हैं अच्छे से। The article featured an interview with a 9-year-old girl speaking wistfully about her identical twin who had been taken away. It was from an acquaintance who was sharing a newspaper article. As it happens, an article I had written from China about government officials who had snatched children from the improvised families to supply the lucrative adoption market. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है one night, September 2009, a widowed mother in Texas named Marsha। एक रात की बात है, in 2009 a widowed mother
in Texas named Marsha set up late as her kitchen table, scrolling through correspondence when she opened an email that found chat. ठीक है, तो ये ईमेल की बात हो रही है और वो देखा, ये एक इंसिडेंट स्टार्ट हो रहा है जिसपे हम मार्शा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले मार्शा का आ गया है ना, फिर मार्शा की 2 डॉटर्स हैं, हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ उसकी चाइना एक है, उसका हस्बैंड है, both employees of defense contractor Lockdown Martin had adopted when they were in 50s. Though they've had both their adult children from previous marriage and were looking forward to retirement, their motives largely humanitarian and could has to be the missing twin. तो पहले ही R से स्टार्ट हो जाएगा। R से आपके 3 ऑप्शंस बन गए, मतलब S वाला तो आपका निकल ही गया, राइट? तो ये वाला हमारा एंड हो जाता है, R से तीनों बन सकते हैं। अब इसमें हमारी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। अब आप देखो इसमें बात की है कि एक ईमेल खोला है, अब उसकी डिस्क्रिप्शन भाई इसमें है, आर के बाद पी आ रहा है क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही इसमें है, तो इसमें आर और पी में एक ही है, बी ऑप्शन है। बाकी आप लॉजिकली चाहे आप चेक भी कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शंस और लॉजिकल देखना है, कॉन्टेक्सचुअल देखना है, कहाँ से इंट्रो कहाँ से हो रहा है। इंट्रो तक पकड़ लोगे तो आपका बाकी हो जाएगा। सब्जेक्ट को ढूंढना करो, नाउन को ढूंढना करो, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आ जाएगा, प्रोनाउन नहीं है तो कोट आ जाएगी। इस तरह से आपको हर तरह के जंबल मिलेंगे। तभी बोल रही हूँ जंबल की जो क्लास है, जो सेशंस हैं, वो जरूर देख लेना, कभी गलती नहीं करोगे जंबल को प्रिडिक्ट करने में, और एलिमिनेशन से तो बहुत ईजी हो जाता है। 5th आ जाता है, since the district launched, यहाँ से पढ़ो अच्छे से, since the district launched in December 2010, its attractive tax regime was brought in entities from across the globe. One such manifestation is the Casablanca Finance City district, whose high-rise building stands as a symbol of the city's dream of being a main gateway for international investment to Africa. मतलब इसमें हमने कैसाब्लांका डिस्ट्रिक्ट की अभी बात की है ना। There was a slowdown in sign-ups to the hub during the COVID-19. How it now hosts 240 companies, including Huawei and Schneider Electric, counting for more than 7,000 jobs. For centuries, Casablanca was a significant trading hub. अच्छा ये देखो, आप ये कासाब्लांका की ही बात हो रही है, मतलब सबसे पहले तो कासाब्लांका कहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रही है, तो कासाब्लांका की जो पहले सिंजा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेन इंट्रोडक्शन नहीं हो रही है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर आप एस को देखोगे उसमें आपकी जो ज़्यादा है, कासाब्लांका सेंचुरी से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हब है, कहाँ कहाँ पे इसकी जोग्राफिकल पोजीशंस आ रही हैं, तो मतलब एस हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, बी और सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ए और डी हमारा स्टार्टिंग होगा, और ए और डी में भी क्या आ जाता है हमारा, एस के बाद आ जाएगा आपका these days Morocco's economic typical is emerging historical roots. अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है एस और टी कंबाइंड हो जाएगा गाइस, एस और टी कंबाइंड हो गया, फिर हमारा पी और आर आ जाएगा क्योंकि इंट्रो है, फॉर लास्ट में हमारा 240 कंपनीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो बस ठीक है। एस टी पी आर हो गया, सबसे पहले हमारा यहाँ पे इंट्रो आ गया कासाब्लांका का, उसके बाद हमने यहाँ पे इसके डेज के बारे में बताया, देन इट इज अबाउट द प्रॉपर इंसिडेंट, और उसको एंड पे हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, तो एस टी पी आर आ गया। नेक्स्ट कर लो 6th क्वेश्चन आपके पास, दैट इज अगैन रीड इट ऑन योर ओन, पहले पढ़ो इसको अच्छे से, कोशिश करना कि मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो। ए बी सी डी ई 5 आ गए इसमें आपके पास स्टेट। अब अमंग दीज, अब खुद देखो कभी भी इंट्रो नहीं बन सकता, वाइल इनिशियली वाला कभी इंट्रो हमारा मोस्ट केसेस में जब आप देखते हैं कि वाइल हो गया, ये वाले सेंटेंसेस हो गए, हमारा इनसे स्टार्ट नहीं होता है, राइट? तो ये भी हमारा नहीं बन रहा है इंट्रो में, तो डी भी हमारा इंट्रो में वाइल से नहीं बनेगा, ना ही ये बनेगा, अभी तक हमने ये देखा है। इन टूडेज का बन सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बन सकता है, दे कैप्टिवेट से भी बनेगा, या तो बी से बनेगा या सी से बनेगा, ये भी आंसर कर दो। ये लो बी और सी ऑप्शंस है। 50 तक तो आप ऐसे ही पहुंच जाओगे, आपको आधा सॉल्व करे बिना पहुंच जाओगे। आप देखो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ तो बी हो जाएगा या सी, वहीं से आंसर मिल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज एंगेजिंग हो रहा है। इन टुडेज डिजिटल इंडिया पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ आर इंक्रीजिंगली ड्यू टू वर्चुअल वर्ल्ड स्पेंडिंग काउंटलेस आवर्स ऑन स्क्रीन्स रेदर देन एंगेजिंग इन रियल वर्ल्ड। ये वाला आपका सी पहले आ जाएगा क्योंकि उसका पार्ट आ जाता है। डिजिटल इरा, सोशल मीडिया डिजिटल इरा का पार्ट है, सोशल मीडिया के अंदर डिजिटल इरा नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको हाई से मतलब बोलते हैं ना जनरल टू स्पेसिफिक जाना होता है, वो वाला रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले सी आएगा फिर बी आएगा, तो ये आपका सी बी के साथ डी ऑप्शन आपका आ जाता है, ठीक है? बाकी आप खुद से वो ट्राई करना सॉल्व करने की। 7 अब देखो वही चीज़ है, इसमें भी इजी है, इसमें क्या आ रहा है, बोथ का नहीं होएगा, सिमिलरली पटेल नहीं होगा, क्योंकि सिमिलरली मतलब पहले कोई चीज़ आ चुकी है आपके पास,
चाणक्य आ सकता है, सी ऑप्शन से स्टार्ट होगा, सी ऑप्शन सिर्फ सी में बन रहा है तो इट इज CBAD, दैट्स इट। आपको बाकी सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आई एम गिविंग अ ग्लांस, लेकिन जो एक्सेट्रा दैट इज द रीजन क्योंकि ऑलरेडी जंबल की वीडियोस है, उसमें चाहे जाके एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस करके भी देखना, सॉर्ट करना। दिस इज वेरी इजी वन। आपको नाउन आइडेंटिफाई कर दिया, क्योंकि अगर चाणक्य है तभी आप सिमिलरली पाटिल करोगे ना, बाद में आएगा आपका, तो बाद में इसके आंसर बन जाएगा, सी के बाद बी आएगा। दैट्स द रीजन हमने पाटिल को पहले नहीं लिया, क्योंकि सिमिलरली दिया हुआ है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंस्टिंक्ट। अच्छा ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स्ड है, आपको पी और आर में से चेंज करना है कि क्या सीक्वेंस बनेगी इसमें, ठीक है। ये तो सब में पी आर और आर पी दिया हुआ है, सब में एक है, तो बस इसका आई थिंक आप पढ़ो इसको एक बार, पी आर आएगा या आर पी आएगा, मे बी देयर इज अ टाइपिंग एरर, दैट्स ओनली वे इट इज रिटन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पहले आ गया एट फर्स्ट, देन आ गया, तो मतलब पहले ये भी आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, पहले एट फर्स्ट लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, देन का तो मतलब ही बाद में आ रहा है, तो दिस इज वेरी इजी। पी और आर, पहले पी आएगा फिर आर आएगा, कोई भी ऑप्शन कर लेना। दिस माइट बी अ स्पेलिंग एरर एंड टाइपिंग एरर गाइस, तीनों ही पी आर वाले ठीक है, क्योंकि ABC हार्डली मैटर्स कौन सा वाला लगा रहे हो, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन 9th जंबल्ड है। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर दे कंबाइन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, पीपल वर्क टुगेदर कोट आ गई, टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट, टीम वर्क नाउन आ गया, दिस लीड्स टू, दिस वाला बाद में, ये सी से स्टार्ट नहीं होगा, इट ऑल्सो नहीं आएगा, सी और डी से कोई भी नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन में बी बन रहा है, बी आ जाएगा, ए एलिमिनेट हो गया। अब देखो बी के बाद क्या आ रहा है, टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल स्पोर्ट्स एंड वर्क प्लेसेस, बी आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, वर्क प्लेस, दिस लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स इन वर्किंग अलोन, इट ऑल्सो ब्रिंग्स ट्रस्ट, ये बाद में आएगा, व्हेन पीपल आ जाएगा, ठीक है। बी के बाद ए कॉन्टेक्सचुअल बन रहा है, ये आ गया आपके पास आंसर BACD। कॉन्टेक्सचुअल बनना चाहिए, पहले आप उस चीज़ के बारे में बताते हो, फिर आप एग्जाम्पल्स के साथ स्टेट करते हो। जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं हमेशा, जनरल में आपने स्टार्टिंग कर दी और उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अगला आ जाता है आपके पास एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अच्छा पैसिव टेक्स्ट है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। इट्स ईजी टू स्पॉट एन MF हुसैन पेंटिंग फ्रॉम अ माइल अवे, just look for the elongated faceless human figures, bold brush strokes, a horse hidden in plain sight and a huge crowd surrounding the canvas, ठीक है। While many of his works are housed in museums, उसके बहुत ज़्यादा काम है जो म्यूजियम में पड़े हैं, गैलरीज में पड़े हैं, सिनेमा हॉल्स में पड़े हैं एंड आर्ट कॉर्निसर्स में पड़े हैं। Perhaps this is why Gram Yatra, a 1954 masterpiece spanning nearly 14 feet, remained large out of public view of decades. The painting was first acquired in 1954 by Dr. Leon Elias Wolodyski, a Norwegian doctor working in Delhi with the World Health Organization. A decade later, he donated it to Oslo University Hospital, where it remained for years, known only to those who encountered it in institutional corridors. Just yesterday, it shattered records, selling for $13.8 million at Christie's South Asia Modern Contemporary Act auction in New York, making it most expensive modern Indian artwork ever auctioned. Our jaws dropped. We knew we had to see it in person, said Nishad Awari, head of South Asia Modern Contemporary Art at Christie's, recalling the movement of Christie's specialist for studying this. अच्छा अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला जस्ट एक जनरिक हम इन्फॉर्मेशन दी गई है, MS हुसैन पेंटिंग की, माइलवे स्पॉट कर दी, जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसमें है हमें सेंटेंस बताना जो पैसिव वॉइस में है। एक्टिव होता है जब मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, जब बाय लगा के उसने ये चीज़ बोली, द टीचर टीचर्स इन द क्लास, अब क्या आ जाएगा, द टीचर टीचर्स। अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ आपको, PYQs इन द क्लास, PYQs वर टॉट आएगा कि आर टॉट आएगा। अब यही क्वेश्चन है आपके लिए। देखो जब आपके पास वॉइस आ जाता है तो आपका बेसिक डिफरेंशिएट नहीं रहता है, आपका जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट है पास्ट में ही रहेगा। आप एक टेंस पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाते हो और किसी में नहीं जाते हो, ये चीज याद रखना। जैसे वी वेस्ट मच टाइम ऑफ ट्राइफल्स, मच टाइम्स ऑन ट्राइफल्स, एक एक चीज लिखनी है, मच टाइम ऑन ट्राइफल्स इज वेस्टेड। वेस्ट का क्या आ जाएगा, वेस्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा और थर्ड आ जाएगी, इज वेस्टेड, पास्ट किसका वो लग जाता है, वर्ड का पास्ट हो गया, बाय अस,
बायस भी आ गया, तो बी आ गया। मतलब हम एक भी वर्ड को छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे बायस नहीं दिया होता, पर हमें बायस भी लगाना है, तभी वो हमारा पैसिव में कंप्लीट होगा। तो एक एक वर्ड का ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है, व्हाट इज द इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। इन्फ्रेंस होता है कि वो चीज क्या स्टेट क्या करना चाहता है पैसेज, डायरेक्टली हमें कुछ चीजें बता रहा है। तो इन्फ्रेंस क्या आ जाता है इसमें, दैट इज, अब यहाँ पे है पहला है प्राइवेटली ओन्ड artwork does not receive the same level of acclaim of acquisition, important artworks can remain hidden from the public eye। अब ये लाइन मैंने पढ़ी है कि important artworks, ये वाली जो लाइन है ना, this we have read over, अगर आप पैसेज को देखते हैं, ये देखो, remain largely out of the public view for decades, लाइन एग्जैक्ट आपके ऊपर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया आपके पास। थर्ड क्या आ रहा है आपके पास क्वेश्चन, अब हु इज लैम, ये हमें बताया गया, लैम कौन था भाई, लैम था इंग्लिश एसेइस्ट, ये तो हमें याद ही है, ही वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके पास, फोर्थ, ये आपको डायरेक्टली अब चाहे पैसेज में से आ जाता है, कॉलेज कौन था भाई, कॉलेज पोइट था। और कौन सी लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट्स मेंशन है, दो मेंशन थी इसमें, एक आ जाती है रोमांटिक और एक आ जाती है स्टैटिक, दोनों मूवमेंट्स मेंशन थी। इजी पैराग्राफ था, डायरेक्ट आंसर है, इसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। अब आ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, मैंने आपको पहले भी चीजें बताई हैं, इसमें तो एक तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, अगर आपके पास सिंपल पास्ट में वो क्या हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। तो दैट शी इन्फॉर्म्ड दैट द ट्रेन हैड अराइव्ड ऑन द प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे का क्या बन जाता है, येस्टरडे। पहले देखो प्रीवियस डे येस्टरडे एक में ही है, ये आपका आंसर है। वैसे हैड अराइव्ड है मतलब सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हो तो प्रेजेंट वाला पास्ट में, पास्ट वाला परफेक्ट में, परफेक्ट वाला परफेक्ट में रहता है। जब आप वापस जाओगे तो परफेक्ट वाला पास्ट में, पास्ट वाला प्रेजेंट में, इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे। वो आपको चीज याद रखनी है। यहाँ पे बहुत सिंपल हैक था, शी इन्फॉर्म्ड आ जाएगा, शी सेड आ जाएगा, दैट कैंसिल हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा, द ट्रेन हैड अराइव्ड की जगह द ट्रेन अराइव्ड आ जाएगा, द प्रीवियस डे की जगह येस्टरडे आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, सेम वे आपको बताना है कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है इनडायरेक्ट का, जिसमें हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे हुए हैं। ये दोनों में नहीं लगे हैं तो ये तो पहले कैंसिल हो गए, इन दोनों में नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लग सकते हैं। मल्होत्रा आस्क्ड रमेश दैट वेदर ही कुड हैव अरेंज द फाइल्स फॉर द मीटिंग इन प्रायोरिटी मोड। अब इसमें क्या आ जाता है आपके पास कि क्या वो अरेंज कर सकता है फाइल को, ये इंटेरोगेटिव में आ जाएगा वेदर वाला, लेकिन इंटेरोगेटिव में नहीं है। मल्होत्रा सेड टू रमेश that he could have arranged the files for the meeting in priority order। अब ये आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वाले में आ जाता है, वेदर आस्क्ड वाला, ठीक है, ये इकट्ठा आ गया। तो डी इज द राइट वन, डी इज द आंसर ऑफ इट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको कराया भी क्या, कुछ सिंपल रूल्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस टेंसेस बहुत सिंपल रूल्स हैं। द कांस्टेबल डैश 1994 इनडायरेक्ट में भरना है। अब क्या आ जाएगा इसमें, द इनडायरेक्ट में भरना है तो भाई पहले तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं होने चाहिए, तीनों में है एक में नहीं है, आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। कुछ रूल्स हैं कन्वर्जन्स के, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, याद कर लो। अब देखो बहुत सिंपली पूछा जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, स्पेशली फॉर यू गाइस, जेईओ में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो ये प्रॉपर हैक्स हैं, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है, देखो डायरेक्टर वाला मैंने क्या बताया था, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होंगे, इसमें है लेकिन दैट लगा हुआ नहीं आएगा, इसमें है, इसमें भी है लेकिन प्रीवियस डे नहीं आएगा ना, तो बी आ जाएगा क्योंकि येस्टरडे आता है, प्रीवियस डे तो इनडायरेक्ट में जाता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल है, तो सिर्फ बी ऑप्शन आ गया आपके पास। फिफ्थ आ जाता है जो इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है मतलब जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, एक में ही लगा है, ये हमारा आंसर आ गया, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है इसलिए ये वाला आंसर है। तो ये थे आपके ईजी वाले जिसमें डिफिकल्टी नहीं है, बट ओनली थिंग इज कि बहुत अच्छे से इन चीज़ों को करो, ठीक है। अगला करते हैं अब हम आगे, क्या आता है हमारे पास, यहाँ तक आई होप क्लियर है सबको। आरसी आ जाती है, आरसी पढ़ते हैं, ये रहा हमारे क्वेश्चंस। आरसी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ग्लांस की तरह पढ़ना, पॉज योर स्क्रीन्स विद मी एंड रीड द कॉन्टेक्स्ट विद मी, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या आ जाता है, informed consent is fundamental to the ethical and legal doctrines respecting research participants' voluntary participation in clinical research enshrined in such documents as in 1947 न्यूरमबर्ग। अब ये फैक्चुअल है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयर्स मेंशन है आपको। 1947 में न्यूरमबर्ग कोर्ट, रीअफर्म्ड इन 1964 डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, रिवाइज्ड इन 1975 एंड 1978 बेलमोंट रिपोर्ट, codified in US in the 1981 common rule, revised in 2018 and implemented in 2019. Informed consent generally is understood to represent a process with the informed consent document having a central role, ठीक है। अब ये कोड्स के बारे में है, कंसेंट्स के बारे में है, पार्टिसिपेशन का आ गया।
The characteristic of well-designed consent from a well-known, the document must contain information, some statutory defined necessity to allow a participant to make an informed decision, be written at a reading level appropriate for its audience, and be of a length that enables complete and thorough reading. Yet the content and structure of this document have been the subject of discussion for at least 3 decades. With a consistent consensus throughout this time, these documents are too difficult to read, too complex, too long, and as a result, frequently fail to facilitate truly informed consent by study participants. While much of the blame for the failure to provide sufficiently detailed, readable, and brief consent forms has been laid at the feet of the sponsors and investigators, the reality is that while it is possible to incorporate 2 of the 3 elements into the consent form, but it is also impossible to incorporate all 3. मतलब तीनों को नहीं कर सकते हैं, concise, sufficient detailed, yet easily readable for anything but the simplest of clinical trials. The study of Emanuel and Boyle highlights the deficiencies of COVID-19 vaccine trial consent forms in these areas, proposes revised consents from the language to improve readability, understanding, and length, and underscores how medical community has not responded adequately to the decades-long valid criticism concerning informed consent forms. The revisions proposed results in the document substantially longer than the ideal, with higher grade reading details, underscoring the fundamental inability to successfully incorporate all desirable qualities into a single document. अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट डॉक्ट्राइन कौन सी थी, ये तो मैं याद है 1947 वाली मेंशन थी ना, सबसे पहले 1947 न्यूमरबर्ग। ये पूरा फैक्चुअल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत फैक्ट्स के बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चंस है आपके। अब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ पहले कैसे रीडिंग करनी है एक्सटेंसिव, फिर आपको क्वेश्चंस को देखना है। अब मैं एज इट इज भी कर सकती हूँ, लेकिन पहले मेरे को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी का सिनोनिम है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, इनहैंस करना मतलब बढ़ाना, इंप्रूव होना, इंप्रूवमेंट्स भी अच्छा होना, पॉजिटिव वर्ड आ गया, शॉर्टकमिंग्स कमियां आ गई, स्ट्रेंथ आपकी क्या आ जाती है, आपकी कोई पॉजिटिव चीज आ जाती है। सिर्फ एक आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड का शॉर्टकमिंग्स आ जाता है। थर्ड आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, दैट इज अच्छा, which are the criticism of informed consent documents over the past 3 decades। क्या चीज आ जाती है जो आपके क्रिटिसिज्म के साथ आ जाती है लिंक। अब इसको देखोगे आप तो दे आर टू शॉर्ट एंड लैक डिटेल, they are only used in US, they fail to properly inform study participants, and they are not required in clinical trials। तो भाई पहला तो पैसेज सेज कि भाई टू शॉर्ट तो है नहीं, टू लॉन्ग है। यूएस में अकेले हैं नहीं, ये तो इरेलीवेंट है। और अगर मैं बोलती हूँ दे आर नॉट रिक्वायर्ड इन फंडामेंटल आयर्स, दे आर फंडामेंटल वहाँ पे तो दे फेल टू प्रॉपरली इन्फॉर्म स्टडी पार्टिसिपेंट्स। थर्ड का क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया आपका, राइट। फोर्थ आ जाता है आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज according to the passage what challenges arises when drafting an idle informed consent form। जब आप idle informed करते हैं तो क्या चीज अराइज हो जाती है आपकी, ट्रांसलेटिंग इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस, नहीं ये नहीं डिस्कस किया गया। इंश्योरिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स साइन द डॉक्यूमेंट, ये भी रिलेवेंट है। बैलेंसिंग की हाँ बात की गई है, देखो हमेशा ना पॉजिटिव आंसर आता है जब आप बैलेंसिंग की आ जाते हैं, जैसे कंसाइसनेस, जैसे रीडेबिलिटी, ऊपर मेंशन भी था ये डायरेक्टली आंसर, तभी आपको रीअश्योर करना है, एक बार दोबारा पॉजिटिवली मूव कर लिया करो। व्हाई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, बिकॉज इज सेपरेट वीडियो जहाँ पे जंबल एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है, बहुत एक एक सिंगल लाइन के मीनिंग के साथ, तो वो वीडियो जरूर वॉच करना, वहाँ पे और भी डिटेल से है। यहाँ पे मैराथन के बेसिस पे आई एम डूइंग इट आउट इन अ सब्सटेंशियल मैनर, वहाँ पे आपको कंप्लीट मैनर में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, इट इज हाँ कंसाइज क्या होता है। कंसाइज होता है जब मैं बोली, अभी मैंने बोला बहुत कंसाइज मैनर में, मैं थोड़ा ब्रीफली में करने की कोशिश कर रही हूँ। एंटाइज क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, लंबे मैनर में, है ना। लेंदी, रीडेबल, प्रिसाइज, क्लियर, भाई ये ऑप्शन है, लेंदी लंबा, रीडेबल पढ़ सकते हो, प्रिसाइज शॉर्ट आ गया, क्लियर जो ट्रांसपेरेंट है, एपरेंट है, दैट इज द वे, ए आ गया इसका। अब सेकेंड आ जाता है आपके पास पैराग्राफ, पढ़ते हैं। अ रिपब्लिक इज, अब ध्यान से पहले इसको खुद भी पॉज करके स्क्रीन को आराम से पढ़ो, ठीक है। A republic is essentially a nation state in which supreme political power vests in the people and in elected representatives given a mandate to govern by these people. Most importantly, this is the principal point of difference from monarchy. Republics have an elected or nominated head of state, usually a president, not a hereditary monarch. देखो पहले तो उन्होंने रिपब्लिक का मीनिंग बताया है कि कैसे होती है स्टेट, ठीक है।
उसके बाद बताया है कि जो ये प्रिंसिपल पॉइंट है ना डिफरेंस बिटवीन मोनार्की का आ जाता है, रिपब्लिक्स हैव इलेक्टेड नॉमिनेटेड हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, नॉट हेरिडिटी मोनार्क नहीं होता उनका। इन इफैक्ट ऑल सॉवरेंटी होती है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है। इन रिपब्लिक आर वेस्टेड, मतलब सारा का सारा पब्लिक के पास, लोगों के पास है। द वर्ड रिपब्लिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज रेस पब्लिका मीनिंग पब्लिक थिंग। एशियन रोमन्स ने डिस्क्राइब किया है वेलस्प्रिंग ऑफ देयर गवर्नेंस सिस्टम फॉर देयर सिटी स्टेट बाय अबाउट 500 BC. Inspired by the notions of Athenian democracy, Rome's republic was a noble experiment. This inscription, SPR embossed on all Roman standards and public buildings, expanded to the Senate and the people of Rome. It taught to the world that Roman political power was vested in a great many, not concentrated in one ruler or family. Rome's republic, triarist, sustained by public elections and classical debate, lasted until Julius Caesar seized control in 44 BC, being succeeded by his wily nephew Augustus, who founded a famous empire that lasted a while longer, consigned a republican idol into the dustbin of the world. Rome took much of its republican template from the Greece. अब डिफरेंस क्या है रिपब्लिक और मोनार्की के बीच में? रिपब्लिक इज नो गवर्नमेंट वेयर मोनार्की है स्ट्रक्चर्ड रूल। नहीं, देखो पहली चीज आ जाती है, जो रिपब्लिक है वो लोगों ने इलेक्ट की है, वो मुझे 6 के C में लग रहा है आपका। सो रिपब्लिक इज गवर्न बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मोनार्की में एक हेरिडिटी रूलर होता है। 7th आ जाता है, रोमन रिपब्लिक को कौन डिफाइन करता है? अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल पावर वाज शेयर्ड थ्रू इलेक्शंस एंड डिबेट। बिल्कुल ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है कैप्चर क्या करता है सेंस को? हम रिपब्लिक्स की बात कर रहे हैं, मोनार्की की नहीं कर रहे हैं, जूलियस सीजर की नहीं कर रहे हैं, वाई मोनार्क नहीं कर रहे हैं। ए आ जाएगा द स्टोरी ऑफ रिपब्लिक्स फ्रॉम एशियंट रोम टू मॉडर्न टाइम्स। आपका आ गया 8th का ए ऑप्शन। आ जाता है नेक्स्ट पैसेज, पढ़ते हैं इसका। नोबेल प्राइज, देखो आई एम डूइंग इट इन हरिड, आप उसको पॉजेस में देख सकते हो, वीडियो को एक एक करके आरसी सॉल्व कर सकते हो, खुद के अटेम्प्ट्स चेक करो कि मैं कितना ठीक कर रहा हूँ कितना गलत कर रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे से मीनिंग्स और वो चीज़ें चेक इन हो जाएंगी। कोई डाउट आता है तो आप इंडिविजुअली आप उसको मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो, सो दैट वी कैन गो 1 by 1 ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं इसका, जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट नोबेल प्राइज। The Nobel Prize, established by Alfred Nobel in 1895, is one of the most prestigious international awards recognizing outstanding contributions जो है physics में, chemistry में, medicine में, literature में, and later peace and later economic sciences. Alfred Nobel, an inventor, industrialist, dedicated his fortune to rewarding those work has profoundly benefited humanity. उनके कामों ने बहुत benefit किया है. Each year, laureates are selected by specialized committees and institutes, including Royal Swedish Academy of Sciences. मतलब हर साल जो है laureates different institutions से अपनी अपनी specialization में select होते हैं, including Royal Swedish Academy of Science and Norwegian Nobel Committee में से. The significance of Nobel Prize lies not only in the honor it bestows but also in its impacts on advancing human knowledge and promoting peace. अब peace भी promote होता है. For instance, Nobel Peace Prize winners often influence global policies and bring attention to critical humanitarian issues. However, the prize has not been without controversy. अच्छा, प्राइज कंट्रोवर्सी के बिना नहीं है. कुछ critics argue करते थे certain fields like social sciences है ना, वो underrepresented or that geopolitical factors influence some selections. Additionally, the prize focus on individual achievements contrasts with the collaborative nature of modern scientific research. Despite these debates, the Nobel Prize continues to inspire generations of researchers, writers, activists worldwide. Its rigorous selection process and international prestige motivate laureates कि वो अपनी boundaries को push कर सके अपने respective fields में. The prize also serves as a symbol of excellence, hope, reminding the world of the power of human creativity and dedication to positive. आ जाता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है क्रिटिसिज्म? इट सिलेक्शन प्रोसेस फेवर्स कोलैबोरेटिव अचीवमेंट्स ओवर इंडिविजुअल्स, नहीं, कोलैबोरेशन को नहीं है। इट एनकरेजेस टू मेनी सोशल साइंस अवार्ड्स, सारे फील्ड्स को शैडो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर शैडो कर रहा है, नहीं है। द प्राइज एक्सक्लूड्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फिजिक्स एंड लिटरेचर, और भी बहुत फील्ड्स आ जाते हैं। सर्टेन डिसिप्लिन्स एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस मे इफेक्ट इट्स इम्पार्शियलिटी, ये हमारा था जो मेंशन भी था कि ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका 8 का डी आ गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, What can be inferred about the Nobel Prize influence beyond the monetary reward it provides? क्या वो इन्फ्लुएंस करता है?
It motivates advancements and draws global attention to significant issues. It solely honors individuals based on popularity. ये तो कहीं भी नहीं mentioned है. Eliminate करता है controversy and it focuses primarily on rewarding collaborative. नहीं, collaborative भी नहीं करता है. तो ऑप्शन ए आता है भाई, मोटिवेट करता है एडवांसमेंट को, ग्लोबल अटेंशंस को, सिग्निफिकेंट इश्यूज को. तो 9th का क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया आपका. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, टाइटल बता दो. हिस्ट्री एंड प्रेस्टीज ऑफ नोबेल प्राइज बन सकता है. मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ नोबेल प्राइज, मॉनिटरी तो नहीं बनेगा. हाउ द नोबेल प्राइज साइंटिफिक नहीं. अब ये सारा ही है. हिस्ट्री तो था ही, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री और प्रेस्टीज से भी कम आ जाता है. इम्पैक्ट और कंट्रोवर्सीज आ जाता है कि कहाँ कौन से फील्ड्स में है, कंट्रोवर्सीज क्या अटैच्ड हैं, कौन सी चीज़ें हैं, पॉलिटिशियंस का आ जाता है. तो इसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा समअप है. रेंड द रेस्ट फ्री, तो डी आ जाएगा. 10th का डी आ गया इसमें. ठीक है. अब और क्वेश्चन है. हाँ, टोन कैसी है? अब देखो, सेलिब्रिटी होता है जब आप पॉजिटिव कुछ बोल रहे हो. आयरनिक आ जाता है जब मैं कहना कुछ कहती हूँ और मैं बोल कुछ और रही हूँ, तो आयरनिक हो जाता है जब सार्काज्म टाइप आ जाता है ना. डिसमिसिव आ जाता है जब मैं ये बोलती हूँ कि कुछ अनवर्दी है, अनइम्पॉर्टेंट है कोई चीज़, है ना. डिसमिसिव मतलब ये करा है. रिफ्लेक्टिव होता है, रिफ्लेक्शन मतलब चीज़ों के बारे में आपको एक बताया जा रहा है, एक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है. रिफ्लेक्टिव क्योंकि बाकी तीनों तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है स्टोन के साथ, तो डी आ जाएगा 11th का डी ऑप्शन. इसके बाद आ जाता है अगला, आ गया ये पैराग्राफ. या दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ गाइस. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका. दिस इज based on, okay, I think this might be the last RC which we will be doing. फिर आपके थोड़े से PYQ के क्वेश्चंस रह जाते हैं. In the times of turbulence, the mind easily spirals into anxiety and impulsive reactions. जब turbulence आती है, जब दुख आता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो mind easily spiral मतलब बहुत जल्दी कोई anxiety या बहुत ऐसे actions देता है. Trying to achieve emotionally stability while facing rough seas could be one of the reasons why living mindfully pausing to reflect its gaining popularity. अच्छा, जब आप emotional stability लाने की कोशिश करते हो, तब आप rough seas को face करते हो, ये one reason हो सकता है कि क्यों हम peacefully reflect करने में popularity gain up कर रहे हैं. The 13th century Buddhist priest Nicarean urged us to become masters of our minds rather than letting our minds master us. कि हमें अपने माइंड को मास्टर कैसे करना है, ना कि हमारा माइंड हमें सिखाए. Teaching the importance of becoming an unwavering self that is not swayed by the fickle nature of human emotions. जो human emotions होते हैं ना, बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं. वो यही बता रहा है कि टर्बुलेंस है, एकदम से बहुत गुस्से वाला रिएक्शन आ जाएगा, हमें इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करना है. These days, a constant barrage of information often leads to mental exhaustion. जब बहुत ज़्यादा information आ जाती है, mentally हम exhaust हो जाते हैं. In contrast, the Buddhist principle of mastering one's mind empowers us to reclaim our mental focus. It could be defined as discipline of redirecting our attention to present, free from the weight of the past, regrets, जो भी हमारे tension है सब खत्म हो जाए. In doing so, we begin to tap our own innate wisdom and compassion, igniting an inner transformation that reshapes how we relate to ourselves and others. Okay. तो टोन कैसी है पैसेज की? नैरेटिव है, नरेशन है, कोई इंसिडेंट नहीं बता रहे हैं. ट्रैजिक, सैड तो बिल्कुल नहीं है. अब उसी तरह से रोमांटिक भी नहीं है. रिफ्लेक्टिव ही टोन आ जाती है जिसमें हमें एक डीप रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियाज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो दैट इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, दैट इज एंटोनिम. इनेट होता है आपका जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इनेट इन नेचर. बार बार ये वर्ड मेंशन था. क्वालिटीज़ जो हम पैदा होते हैं, दे आर इनबॉर्न विद अस. मतलब देर आर बिलीव्स कि हमारे जो इमोशंस हैं वो पर्सन इनबॉर्न वैसे इनर्ट होता है, जीन्स में ही पैदा हो गया, इनेट आ गया आपका. ठीक है. एंटोनिम है जो हमने गेन किया है, एक्वायर किया है उसको. कल्चरल आ गया जो हमारा कल्चर वाइज पास हो गया, राइट. एक्वायर्ड हो गया जो मैंने सीखा है यहाँ पे दुनिया में आके. ट्रेडिशनल भी जनरेशन से पास आ जाता है, फॉरेन डिफरेंट कंट्री आ जाता है. तो एक्वायर होता है जो मैंने चीज़ें सीखी. You're right now maybe acquiring a lot of things, lot of skill set. जैसे जैसे आप लाइफ में मूव कर रहे हो, बहुत चीज़ें नई एक्वायर करोगे. कल को GT सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, पर्सनालिटी ट्रेट सीखोगे, HR के सेशंस लगाओगे, तो और चीज़ें एक्वायर करोगे. तो जो आपकी इनेट चीज़ें हैं वो पॉलिश अप होनी शुरू हो जाएंगी. दैट्स अ डिफरेंस. इनेट होता है यू आर बॉर्न अप विद दैट पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन. टाइटल देना है आपको, आउटकम ऑफ इम्पल्सिव रिएक्शंस. आउटकम्स तो नहीं लग रहा है भाई यहाँ पे. वेज दैट लीड टू मेंटल एग्जॉस्टेशन नहीं. बेनिफिट्स ऑफ बीइंग माइंडफुल, हाँ ये हो सकता है कि आप कैसे माइंडफुल हो सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ बीइंग माइंडफुल. नेक्स्ट इट इज योर इमोशनल इंस्टेबिलिटी नीड ऑफ द आवर. ठीक है.
इमोशनल स्टेबिलिटी, नीड ऑफ द आर आ जाएगा। ओके तो आपका आई थिंक बेनिफिट्स ऑफ बीइंग माइंडफुल वाला ही बनेगा आई थिंक, ठीक है। तो 14th का आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया। इसके बाद आ गया आपका कौन सी सेंचुरी के प्रीस्ट को मेंशन, अब ये खुद ही देख लो। 21 आ जाता है आपका, 10th आ जाता है, 18th आता है कि 13th आता है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको बताने की जरूरत है, एक ही मेंशन है यहाँ पे, 13th आ जाता है आपके पास। और एक लास्ट क्वेश्चन आएगा आई थिंक इसका, फिर 16 हो गया अभी ना अभी। अच्छा, what does the Buddhist principle of mastering one's mind empower us to do? Mastering one's mind, be anxious and act impulsively, नहीं, कभी भी ये चीज़ नहीं बोलेगा। हम मास्टर कर रहे हैं कि हम empower कर पाए, revisit the traumas नहीं, erase all relevant information नहीं, becoming masters of one's mind, that's right one. Mastering one's empowered is like becoming the masters of one's mind, that is the D option. Easy था ये, बड़ा डिफिकल्ट नहीं था आपका बिल्कुल भी, कि डिफिकल्ट लगा। चलो अब सिनोनिम्स आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट आरसीज थोड़ा लंबा है, थोड़ा बोरिंग है, इसको पार्ट वाइज कर लेना, बाकी वीडियोस को एंजॉय करना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा पार्ट रह गया हमारा वोकैबुलरी सिनोनिम्स, खत्म करते हैं। बट येस, कोई भी पार्ट में प्रॉब्लम है प्लीज उसको ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। समटाइम्स आई कैन बी अ लिटिल फास्टर बिकॉज आई एम doing a lot of questions, my pronunciations can go bad, I'm sorry for that, but उसमें भी रिवाइव करके मुझे बताना कि कहाँ पे आपको लग रहा है। आंसर्स आई एम ट्राइंग कि आपको जस्टिफाई कर सकूँ, मैं अच्छे से बता सकूँ। और भी मैराथन वीडियोस होंगी जिसमें आपको ऑफिसर्स की भी वीडियो है, वो सारी की सारी, उसमें सारे 22 पेपर्स हैं, वो भी देखना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितने करोगे HPCL के उतना बेटर है आप लोग के लिए। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप विच आई वांटेड यू टू डू विद मी, ताकि क्वेश्चंस की क्लैरिटी रह सके। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिनोनिम्स, मतलब सेम वर्ड्स को हमें जस्टिफाई करना है, मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड्स आ जाता है। देखो पहला आ जाता है नेव। नेव वाला बंदा कौन होता है? देखो अगर मैं बोलती हूँ ना कोई पर्सन नेव है, मतलब वो पर्सन क्या है? डिसऑनेस्ट है, स्काउंड्रल है, उसे हम नेव बोलते हैं। मतलब ये आ गया मेरा नेगेटिव वर्ड आ गया। विलन भी क्या आ जाता है? नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव होता है ना विलन भी आपका, तो इसलिए मैं यहाँ तक तो पहुंच जाती हूँ। लेकिन फिर भी विजिलेंट का मतलब होता है जब कोई चीज आप बहुत विजिलेंस से, ध्यान से काम करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज बीइंग विजिलेंट इन नेचर, केयरफुल हो जाता है। और वेनरेशन हो जाता है जब मैं किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही हूँ, ऑनर दे रही हूँ, दैट इज स्टेट ऑफ वेनरेशन। और वाइब्रेंट हो जाता है बहुत कलरफुल, बहुत लाउड, दैट इज वाइब्रेंट। तो आंसर क्या बन गया आपका? पॉजिटिव, आपका ये आ गया नेव का विलन आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। अब सेकंड आ जाता है सिनोनिम फाइंड करना है, एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है एकदम से, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने एकदम से जवाब दे दिया, एब्रप्ट इन नेचर। ये मैंने एकदम से क्लास यहीं पे बंद कर दी, एब्रप्ट, मैंने कोई बाय नहीं किया, गुड बाय नहीं किया, बताया नहीं आपको, दैट इज एन एब्रप्ट। एब्रप्ट होता है ऑल ऑफ अ सडन। तो ब्लंट आ जाता है बिल्कुल कट शॉर्ट, पोलाइट बहुत प्यार से, केयरफुल बहुत ज्यादा आप कंसिडरेशन से काम करते हैं, केयरफुल अप्रोच आ जाती है। जेंटल भी क्या आ जाता है? जब मैं बहुत प्यार से आपसे अच्छे से बात करती हूँ, दैट इज जेंटल अप्रोच। तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड का ए ऑप्शन, एब्रप्ट का ब्लंट हो जाता है। थर्ड आ जाता है ही ट्राइड टू कंसील हिज डिसअपॉइंटमेंट। भाई कंसील होता है छुपाना, ये बहुत बार पूछा गया है, ऑफिसर में बहुत बार, यहाँ पे बहुत बार पूछा गया। कंसील मीन्स हाइड करना। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मतलब किसी को तंग करना, हाइड आ जाएगा इसका आंसर। बेयर हो गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, दिखाना, और शो दिखाना हो गया, रिवील हो गया। तो ये कंसील का क्या आ गया सिनोनिम? हाइड करना आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाता है इलेटेड। इलेटेड पता क्या होता है? जब आप एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में चले जाते हो ना, कि इलेटेड है, तो दैट इज एक फिजिकल एक्शन की तरह आ जाता है। इसको इलेटेड, जैसे आप खुश हो रहे हो तो स्क्रीम्ड हो जाता है जब आप बहुत ऊंची चिल्ला रहे हो। सैड तो आपको पता है, सैड हो जाना, सॉरो आना। डिप्रेस, एक्सट्रीम सैडनेस आ गई। और क्या आ जाएगा? एक्सटैटिक, दैट इज जब आप बहुत ओवरवेलमिंग हैं, आप फीलिंग ऑफ जॉय कर रहे हैं, तो ये इलेटेड की तरह आ गया। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ एलेशन, आई वुड से, एंड यू विल बी इलेटेड फॉर श्योर वंस यू क्रैक योर पेपर एंड यू आर एबल टू स्कोर इन इंग्लिश पर्टिकुलरली 7 आउट ऑफ 17, देन आई विल ऑल्सो बी इलेटेड, क्योंकि मेहनत रंग लाई, राइट? सो दैट इज प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू डू। सो आई थिंक दैट इज डन। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग हमें चेक करने हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज लाइसेंशियस। लाइसेंशियस का मतलब क्या आ जाता है? जब आप मॉरल, लाई ही इसमें छुपा हुआ है, लाई जैसे आ जाता है ना, मॉरल डिसिप्लिन को जब आप लैक करते हैं, मतलब इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? जब आप मॉरलिटी को फॉलो करते हैं। वर्च्यू आ जाता है आपका मॉरलिटी का मतलब, ठीक है? तो वर्चुअस आ गया, दिस इज मॉरलिटी बेस्ड, तो ये तो आपको आ गया। लेकिन जो बाकी वर्ड्स आ जाते हैं आपके, लेक्रस, ये आ जाता है जब आप एक्सेसिव या कुछ
सेक्सुअल डिज़ायर शो करते हैं, नेगेटिव आ जाता है। प्रॉस्पेरस का आपको मतलब पता है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना, जैसे आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, मे बी ही इज़ वेरी प्रॉस्पेरस इन नेचर। लुब्रिकस आ जाता है जब आप स्लिपरी की बात करते हैं, दैट इज बीइंग लुब्रिकस, दैट इज दैट। तो इसमें एक ही वर्ड बनता है जो वर्चुअस आ जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन द मॉरल ग्राउंड्स के बेसिस पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया, हैविंग और शोइंग सर्टेन हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स और ग्राउंड्स। सेकंड, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कंसिस्टेंटली वाला मुझे आंसर बताना कि कैसे आपका रेगुलर वाला आता है। इसमें बहुत ईजी है, ये पढ़ना आप अपनी तरफ से, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह गए हैं। It was a bit gauche of him to bring up a salary comparison during the dinner party. अगर आपको गॉश का मतलब नहीं भी पता है, अगर आप डिनर पार्टी में अपनी सैलरी की बात करोगे, दैट इज नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड, नॉट अ गुड थिंग। मतलब इसका क्या आ जाएगा एंटोनिम, ये नेगेटिव वर्ड है, मुझे इसका पॉजिटिव लाना है। सॉफ्ट का मतलब ये होता है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। जब आप सोफिस्टिकेटेड चीज की बात करते हो, दैट इज बीइंग इन सॉव इन नेचर, ठीक है। जैसे गॉकी आ जाता है नर्वस होना, ऑकवर्ड होना, रेकलेस, हीडलेस ऑफ डेंजर में आ जाता है, और डिस्कॉर्डेंट आ जाता है जब आप डिसएग्री करते हैं, बहुत ही गुस्से में, हार्श साउंड में। तो इसका एक ही आ जाता है जो सॉव होता है, दैट इज समवन हु इज वेरी पॉजिटिव, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है। तो ये वर्ड आ गया आपका, गॉश के ओपोजिट में आ जाता है। तो सॉव आ गया, दैट इज जब आप बहुत अच्छे से सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं, गॉश जब आप नहीं सोफिस्टिकेटेड से कर रहे हैं। द रिपोर्टर रिसीव्ड एन इनमिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेलिब्रिटी आफ्टर इंक्वायरिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। देखो, जब आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इंक्वायर करोगे, इनमिकल क्या होता है, जब आपको बहुत ही अनफ्रेंडली सा रिस्पॉन्स आता है, इनमिकल। हॉस्टाइल बोल देते हैं इसको, हॉस्टाइल रिस्पॉन्स, अनफ्रेंडली। अच्छा रिस्पॉन्स है, आप कोई पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के पूछा तो पर्सन वॉन्ट बी हैप्पी, यार बड़ा ही गंदा सा सवाल पूछ लिया मुझसे, क्यों ही पूछा। तो दैट इज अ वे। इसका पॉजिटिव क्या आ जाएगा, देखो इसका पॉजिटिव होता है ग्रिगेरियस, जो सबसे फ्रेंड बनना चाहता है ना, सोशल होता है, ग्रिगेरियस इन नेचर, वेरी ग्रिगेरियस इन नेचर, वेरी सोशल इन नेचर, उसका ग्रिगेरियस आ जाता है। लेकिन जो बाकी 3 वर्ड आ जाते हैं, स्वेल्टरिंग का मतलब क्या आ जाता है, जब आप किसी चीज को बोलते हैं ना, इट्स वेरी स्वेल्टरिंग, हॉट, ह्यूमिड, उसे स्वेल्टरिंग बोल दोगे, ठीक है। क्रिप्टिक क्या आ जाएगा, जब आप किसी चीज को मिस्टीरियस बोल रहे हो, दैट इज क्रिप्शन आ गया। और पग्नेशियस होता है जब आप बहुत ज्यादा क्वर्ल करने के लिए एग्री रहते हैं ना, लाइक एक्साइटेड टू क्वर्ल, लड़ने के लिए तैयार रहना, दैट इज पग्नेशियस इन नेचर। तो दिस इज दैट। इसका हॉस्टाइल का ग्रिगेरियस आ गया, और ये इनमिकल क्या हो गया, हॉस्टाइल हो गया। या आप इसे बोल सकते हैं जो अनफ्रेंडली, या फिर आप बैड रिएक्शन बोल सकते हैं इसको इजी वे में। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स करते हैं, इजी है प्रोवर्ब बहुत ज्यादा। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसे फेदर या वाले सारे इकट्ठे फ्लॉक करते हैं, मतलब झुंड में इकट्ठा चलते हैं। तो दैट इज द फेदर ऑफ द बर्ड्स लुक लाइक, नहीं, बर्ड्स मूव इन ग्रुप्स, पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट स्पेंड अ टाइम with one another, that would be the C option, कि एक जैसे लोग हैं जो इनका एक जैसा इंटरेस्ट है, वो इकट्ठे काम करते हैं। तो birds of a feather flock together, so it is C option आपका आंसर आ गया। इसमें कोई बचा है, हमारे स्पेलिंग्स रह गया हमारा टॉपिक। अब ये स्पेलिंग्स के ध्यान से मैं आपको लर्न ही कराऊंगी, इसको याद से, इसको स्पेलिंग्स को पढ़ते रहना, याद करना मेरे साथ। पहला स्पेलिंग है आपके पास, दैट इज बेनिफिशरी। द बेनिफिशरी ऑफ ग्रांट वाज अ स्कॉलर वर्किंग ऑन दिस। बेनिफिशरी के स्पेलिंग क्या आ जाते हैं, BENEFICIARY, बेनिफिशरी, BENE आएगा इसमें, BENE इसमें आ गया हमारे पास। सेपरेटली मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, कईयों में मैंने करेक्टर के भी लिखे हुए हैं आपको, ताकि आपको याद रहे, आपको दिक्कत ना आए। दैट इज वाई वॉच द वीडियो, डाउनलोड द डॉक्यूमेंटेशन, इकट्ठे प्रैक्टिस करना, बट खुद से याद रखना चाहिए। बेनिफिशरी, BENEFICIARY, बेनिफिशरी याद रहना चाहिए। अगला आ जाता है यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। अच्छा, रेक्टिफाई कौन सा ऑप्शन करा, आपको पैराग्राफ दिया है, उसमें आपको दिया हुआ है ये 4 है, कौन सा वाला रेक्टिफाई करके दे रहा है। देखो, OUDIENCE, ये तो ऑडियंस बिल्कुल पहले ही ठीक है, मेरे को लगता है ये तो गलत ही नहीं है। थॉरली, THOROUGHLY, ये भी ठीक है। क्लैरिटी, CLARTY, क्लैरिटी, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आर्ग्यूमेंट्स। भाई आर्ग्यूमेंट्स के स्पेलिंग होते हैं ARGUMENTS, आर्ग्यूमेंट्स, ई नहीं आता है ये वाला, ठीक है। तो ये चीज करेक्ट कर रहा है, तो डी इसलिए हमारा आंसर आ गया, क्योंकि उन्होंने एक साइड पे पूछा था ऐसे कौन सा है जो दूसरे वाला साइड करेक्ट करके दे रहा है। ये ऑलरेडी करेक्टेड है, ये तीनों के स्पेलिंग रिवाइज कर लेना, ये तीनों करेक्टेड है। आर्ग्यूमेंट्स के स्पेलिंग क्या आ गए, ARGUMENTS। बेनिफिशरी के भी याद हो गए, BENEFICIARY, बेनिफिशरी। अगला आ जाता है आपके पास,
ये वर्ड्स याद करते हैं। थर्ड है, इसको स्पेलिंग्स को साथ साथ में पढ़ो। अब इसमें भी आपको बोला हुआ है कि पैसेज दिया हुआ है, कौन सा वर्ड आपको गलत दिया हुआ है वो चेक करना है। आई कैन सिंपली सी एंड फील इन थर्ड वन, लेकिन फिर भी एक बार वर्ड्स के मीनिंग भी देखो। जो आ जाता है एनरैप्चर्ड, उसका मतलब क्या हो जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश है ना, उसे आप इनरैप्चर बोल देते हैं। ENRAPTURED, बिल्कुल ठीक है, इनरैप्चर्ड। एब्स्ट्रैक्ट होता है जब आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इमोशंस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ABSTRACT, बिल्कुल ठीक है। टॉर्चर, TORTURED, टॉर्चर्ड, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशनिस्ट गलत है, क्योंकि एक्सप्रेशनिस्ट नहीं होता है, एक्सप्रेशनिस्ट होता है। दैट इज द राइट वन। और एक्सप्रेशनिस्ट कैसे लिखोगे, पहले आप एक्सप्रेशन लिखोगे and then you will write IST. That is the way. EXPRESSIONIST, that's expressionist. फोर्थ आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पे फिर से मिसस्पेल्ड वर्ड आ जाता है। वैसे आपको सेंटेंस में मिसस्पेल्ड दिया हो, जैसे एंशिएंट, ANCIENT, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट, SCRIPT, बिल्कुल ठीक है। प्रिजर्व्ड ठीक है आपका, PRSCRVED, स्पेशली ठीक है। डिज़ाइन ठीक है। हर्मेटिकल, हर्मेटिकल क्या होता है आपको पता है? हर्मेटिकल व्हाट इज दैट? हर्मेटिकल HERMATICAL, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हर्मेटिकल HERMA होता है, TE नहीं होता है, यहाँ पे हर्मेटिकल गलत है। ये बोला ठीक है, ये हर्मेटिकल ठीक है, उन्होंने गलत करके दिया हुआ ना। चैम्बर टू प्रिवेंट डिट्योरेशन, डिट्योरेशन के भी DETERIOR, डिट्योरेशन भी ठीक है। तो हर्मेटिकल होता है जैसे एक बहुत ज़्यादा, मैं अगर कोई जगह कर देती हूँ ना, एयर टाइट जैसे चैम्बर होता है, जैसे उसको बिल्कुल बंद कर देना, तो दैट इज कॉल्ड एज, जहाँ से अगर मैं किसी चीज़ को बिल्कुल बंद कर दूँ, हर्मेटिकल ओपनिंग होगी, कोई भी चीज़ नहीं आ पा रही ना, हवा पानी कुछ भी पास नहीं हो पा रहा, दैट इज हर्मेटिकल आ जाएगा। और इसके स्पेलिंग यही होते हैं, HERA, हर्मेटिकल, HERMATICAL। बाकी सारे ठीक दिए हुए हैं आपको, स्पेलिंग्स एक बार रिवाइज करना, रीड करना। नेक्स्ट आ जाता है आपको 4 ऑप्शंस है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से सारे ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप ना, वर्ड्स चेक करोगे, जैसे ये है आपके पास। अब एक पहले पढ़ो इसको, क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, हर वर्ड को याद करा करो, कोशिश करा करो। जैसे रिसर्च है, RESEARCH होना चाहिए, है ना, ये वाला। यहाँ पे भी गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, और RESEARCH, मतलब ये तो गलत ही हो गया ना हमारे पास। सबमिटेड एंड अदरवाइज प्रॉमिसिंग मैन्यूस्क्रिप्ट बट रिव्यूअर्स हाईलाइटेड सेवरल डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज के स्पेलिंग कौन से होते हैं? DEFICIENCIES, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, ये गलत आ गया आपके पास, मतलब ये फोर्थ भी गलत हो गया। सारे स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए एक में। मोस्ट ऑफ द नेचर रिव्यू फेल्ड to include recent studies and methodology section lacked clarity. These inconsistencies, है ना, inconsistencies में कौन सा आ जाता है? inconsistent, INCOSNSISTENCIES, इसमें TAN है भाई, ये वाला गलत है, ये भी गलत हो गया, ये रहा। इनकंसिस्टेंसीज, INCONSISTENCIES, मतलब ये सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लेना। आपको क्रेडिबिलिटी क्या होता है, फाइंडिंग्स के स्पेलिंग्स क्या होते हैं। कई बार फुलफिल के स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं, ये ऑफिसर में आया था, FULFILL दिया हुआ था, FULFIL आएगा। तो इसमें छोटी छोटी करेक्शंस है, स्पेलिंग्स को ध्यान से करा करो, स्पेलिंग्स वाले क्वेश्चंस ईजी रहते हैं। अब ये बस इसका फ्रेंचाइज, हाँ इसमें क्या आ जाता है, फ्रेंचाइजी की स्पेलिंग ठीक है, FRANCHISE है स्पॉन्ड, स्पॉन्ड नहीं होता, ये होता है SPAWNED। स्पॉन्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, तो यहीं पे गलती है, बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन। स्पॉन्ड के स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया है, स्पॉन्ड नहीं आएगा, स्पांड आएगा। स्पॉन्ड का मतलब प्रोड्यूस हो गया, सीक्वल, लेकिन बाकी पढ़ लेना, स्टारिंग के स्पेलिंग, बिजनेस के स्पेलिंग, ये रीड कर लेना, ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, द क्रूज शिप नेविगेटेड थ्रू द सीरीन, SERENE वाटर्स ऑफ, यहाँ पे आपका क्या आएगा, वाटर्स ऑफ आर्कीपेलागो। अच्छा यहाँ पे गलती करोगे। अब आर्कीपेलागो का क्या होता है? REARCHIPELAGO, आर्कीपेलागो, हाँ यहाँ पे पैलेगो आ गया ना, पैलेगो नहीं होता, यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है, ये वाला वर्ड ये आएगा आपका, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, सेकंड ऑप्शन था, हाँ तो इनके आर्कीपेलागो होता है, पैलेगो, PA नहीं होता, A नहीं होता, PEL होता है, उसके बाद आ जाएगा AGO, ठीक है, दैट इज अ वर्ड। सीरीन भी ठीक है, नेविगेटेड भी ठीक है, बाकी सारे ठीक है। मतलब एक सेंटेंस ये हो, उसमें से ऊपर स्टेटमेंट जरूर पढ़ना, कईयों में रेक्टिफाइंग है, कईयों में उसमें मॉडल्स दिए हुए हैं, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पेलिंग्स के सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हो कि कैसे इकट्ठे आपको क्वेश्चंस का पता चल जाए कहाँ कहाँ से आए हुए हैं।
नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एम्बैरेसमेंट। हाँ, एम्बैरेसमेंट के स्पेलिंग तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। RRSS होता है, ठीक है, EMBARRRASSMENT, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरस, ठीक है, ये याद कर लेना। प्रेजेंटेशन PRESENTATION, थॉरली THOROUGHLY, इनिशियल INITIL। ये रिवाइज करते रहो स्पेलिंग साथ साथ में। नेक्स्ट आ गया आपके पास, अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है गिवन इन द सेंटेंस, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करोगे द न्यूली ओपन रेस्टोरेंट डिस्पाइट इट्स लेविश डेकोर एंड प्रॉमिसिंग मेन्यू स्ट्रगल टू अट्रैक्ट अ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का क्या आ जाएगा, CONSISTENT। बस यहीं पे गलती है और यही वाला आपका गलत आ गया। बेस ड्यूटी, बाकी सारा ठीक है। अगला क्या आ जाता है, अब यहाँ पे भी वेरी फर्स्ट देखो, द म्यूजियम क्यूरेटर एम्फसाइज द आर्टिफैक्ट्स, ऑथेंटिसिटी, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी भी ठीक नहीं दिया हुआ आपको, तो ऑथेंटिसिटी लिखा हुआ है ना, तो ऑथेंटिसिटी आएगा। आर्टिफैक्ट्स होता है जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई हो सकता है, रिन्यूड हो गया भी ठीक है, RENOWNED जो बहुत हाईली हम जानते हैं। देखो यहाँ पे आपको बता देती हूँ, पहली चीज तो ऑथेंटिसिटी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी गलत है। एम्फसाइज में कई बार दिया होता है, कंफ्यूजन कहाँ पे आ जाती है, EMPHASIZ वाला जो आता है दैट इज, ये आपका ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों ठीक आ जाते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन में एक्सेप्टेंसी आ जाता है, दैट्स द वन। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी आपका गलत आ जाएगा, THENTICITI, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी था, ठीक है। 9th क्या आ जाता है, फिर से आपको चेक करना है कौन सा वर्ड गलत है। HUEWS आपके पास वर्ड है। ह्यूज का मतलब क्या होता है, HUES होता है, W नहीं आता है ह्यूज। यहाँ पे इन्होंने ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है, ह्यूज। ब्रॉड सेंस ऑफ डाय, बाकी चेक कर लो एक बार। डायनामिज्म DYAYNAMISM ठीक है। एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस भी EXUBERANCE, ANCE नहीं दिया हुआ। हाँ देखो ऑप्शंस में बी, हाँ यहाँ पे करेक्ट कर दिया ना, सॉम्बर SOMBER होना चाहिए। डायनिज्म तो इसमें क्या है, यहाँ पे HUES होना चाहिए। सॉम्बर भी गलत है, SOMBER, यहाँ RE वाला ठीक होता है। एक्सुबरेंस AXUBERANCE, एक्सुबरेंस जो आपका स्पेलिंग आ जाएगा, एक्सुबरेंस ये वाला ठीक है, ENCE वाला, ANC वाला ठीक आएगा ना। डायनामिज्म भी ठीक हो गया, DYNAMISM। तो यहाँ पे स्पेलिंग्स का मैंने आपको चेक करके बता दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये चेक कर लेना, चारों स्पेलिंग्स ठीक तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेपरकशन, है ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हाँ 2 आपके पड़े हैं। अब वही देखो एम्फसाइज वाला मैंने यही चीज मार्क की है, यहाँ पे इमीडिएट भी ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी ठीक है, पॉल्यूशन भी ठीक है। तो एम्फसाइज इसलिए कर दिया क्योंकि S वाला आपका अमेरिकन में आ जाता है, Z वाला आपका ब्रिटिश में आ जाता है, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, दैट्स ओनली टेक, अदरवाइज ये भी ठीक माना जाता है। अब डिक्शनरी को चाहे अभी गूगल से करके चेक कर लेना। इसमें आपके आ जाता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा आ जाता है, देखो आपके पास 4 है। रेपरकशन हो जाता है जब आप इन अनअटेंडेड कॉन्सिक्वेंस के बारे में बताते हैं। रिनाउंसिएशन होता है जब आप फॉर्मली रिजेक्ट कर देते हैं किसी चीज को। रेसिस्केट हो जाता है जब आप किसी चीज को वापस लाइवलीनेस में, RESUSCITAT बिल्कुल ठीक है, और रिसेशन भी ठीक है, टेम्परेरी डिक्लाइन, ये चारों वर्ड्स ठीक है, सिर्फ आपको मीनिंग मैंने बताया है। दीज आर ऑल राइट, मैंने डिसाइड करके लिखे थे एट द लास्ट, क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन है एंड दैट्स इट, ताकि आपको ये चारों वर्ड्स याद रहे किस स्पेलिंग्स में है। रेपरकशन में बस याद रखना SS आएगा इसमें, ठीक है। दैट वाज ऑल। स्पेलिंग्स में कुछ मैंने आपको इसलिए सही करके बताने की कोशिश की है कि कहाँ से गलतियाँ आ सकती हैं, कि आपको याद करना है। आई थिंक दैट इज ऑल। हमने सारे मैराथन ऑफ PYQs कर लिया है बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जो भी आपने 12 टॉपिक्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, ऑल आर डन इन वन गो एंड आई होप यू एंजॉयड एंड यू गॉट समथिंग इन योर हार्ट्स कि हाँ चलो समझ आ गया, इन योर माइंड्स एवरीथिंग इज ऑल क्लियर एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन योर हार्ट्स कि आप इसको बार बार में सुनोगे। आप इसको पार्ट वाइज सुनो, डॉक्यूमेंटेशंस को डाउनलोड कर लो, खुद करेक्ट करने की कोशिश करो जहाँ पे गलतियाँ लगती हैं आपको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और भी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो रहे हैं, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। एंड एनीथिंग एल्स, कोई भी डाउट्स है आरसीज और जंबल को लेकर स्पेसिफिकली है तो सेपरेट वीडियोस है, वो अच्छे से देख लेना। वोकैबुलरी का भी 3 आवर का लॉन्ग एक सेशन है, वो अच्छे से देखना। एवरी कंटेंट इज रेडी नाउ, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू प्रैक्टिस गाइस। मैराथन्स अच्छे से स्टडी करो, पार्ट वाइज पढ़ो एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड फॉर श्योर। सो ऑल द बेस्ट गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय बाय।